सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। मैं प्रेम भाटिया और आज RJS फैमिली के पॉजिटिव मीडिया के उदय मन्ना जी आए हैं और सारे प्रोग्राम को कवर किया उन्होंने। मुझे लगता है आपको ठीक लगेगा। और यहाँ पर क्या बातचीत हो रही है, कैसा हो रहा है, ज़िंदगी को समझने की बात है, सिंपल। तो मुझे लगता है कि मैं आपको 2-4 शेर सुनाता हूँ जिसमें काफ़ी जो है ना कहने की बात है कि जिसकी होती है समझ उसको जी लेते हैं हम। मुझे कंप्यूटर चलाना आता है तो मैं कंप्यूटर पे काम कर लेता हूँ। तो जिसकी होती है समझ उसको जी लेते हैं हम। ज़िंदगी जी पाएंगे अगर ज़िंदगी आई समझ। तो ज़िंदगी को क्या है, क्यों है, कैसी है, ज़िंदगी कैसी है, तो उसको हम समझ पाते हैं तो फिर ज़िंदगी जी पाते हैं। नहीं तो फिर घुट घुट के ही काम चलता है ना। खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को दुखी करते रहते हैं, सिंपल सी बात। तो ये मुझे एक और लगता है कि अब जब तक मानव का खोल है, ये मानव शरीर मानव का है लेकिन चेतना मानवीय नहीं आई है, तो कितना तकलीफ होने वाली है, क्या क्या होने वाला है। और मानवीय अमानवीय में क्या अंतर है ये देखिए। 4 लाइनें। अमानवीय आचरण होता नहीं है एक से, अमानवीय आचरण होता नहीं है एक से, अमानवीय आचरण होता है अनेक से। और मानवीय आचरण होता नहीं है एक से, मानवीय आचरण होता है प्रत्येक से। तो जब मानव बनेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा, मानवीयता में समझ आती है कि हम कैसे सबके लिए कुछ ठीक से काम हो सकता है, पूरे अस्तित्व के लिए कुछ काम हो सकता है। क्योंकि अस्तित्व में कुछ खराबी नहीं है। मुझे बड़ा स्पष्ट है कि अस्तित्व में कुछ बुरा होता नहीं, अस्तित्व में कुछ खराबी नहीं हो रही है। पेड़ पौधे कुछ खराब नहीं करते, जीव जंतु कुछ खराब नहीं करते हैं। खराब क्यों, कौन कर रहा है? आदमी कर रहा है ना। तो देखिए क्या है, अस्तित्व में कुछ बुरा होता नहीं, आदमी समझाए या समझा नहीं। ना समझोगे तो खराब ही करेगा ना। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि तुम ना समझ रहो लेकिन तुम ठीक करो। ऐसा हमारी चाहत से बनी रहती है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि जैसा अंदर होता है वही बाहर आता है। और एक और शेर देखिए, वही दिन ही तो मेरे हैं जो मैंने जी के देखे हैं। वही दिन ही तो मेरे हैं जो मैंने जी के देखे हैं। बचे बाकी हुए दिन तो कैलेंडर की तरीके हैं। वो तो आ गए चले गए लेकिन मैंने जी के देखा नहीं, मैंने खुश होकर देखा नहीं, मैं उत्साहित नहीं रहा, मैं अपने उसमें नहीं काम किया। इसलिए तो ऐसा रहता ही है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और मैं 4 लाइनें जो और सुनाता हूँ, अधिकतर आप सुना देता हूँ कि आप अच्छे हैं बहुत, इसमें तो कोई शक नहीं। आप अच्छे हैं बहुत, इसमें तो कोई शक नहीं। और अच्छे होने की संभावना है या नहीं, संभावनाएं हैं बड़ी, अगर दिल से तुमने कह दिया। मुझको लगता है कि मेरा एक दोस्त साथ चल दिया। शुक्रिया, धन्यवाद। आओ मिलके चले, मिलके आगे बढ़ें। ये जो शिविर चल रहा था, जीवन विद्या का परिचय शिविर, डॉक्टर श्याम जी ने लिया है। डॉक्टर श्याम डॉक्टरेट की हुई है उन्होंने, IIT कानपुर के हैं। और उन्होंने बड़े अच्छे मन से, बड़े अच्छे ढंग से चीज़ों को रखने की कोशिश की है कि हम कैसे जाने अनजाने एक दूसरे पर वार करते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं। प्यार पता नहीं कहाँ जाता है, किधर होता है, लेकिन वार ज़रूर करते रहते हैं। तो इसका ध्यान दीजिएगा, कैसे हम अपने आप में संतुष्ट रह पाएँ, अपने आप में शांत रह पाएँ, अपने आप में ठीक रह पाएँ। और दूसरा, हम कैसे दूसरों के साथ भी ठीक रह पाएँ। कोई आदमी ठीक से व्यवहार नहीं करता तो भी हम कैसे अपने आप को स्थिर रख पाएँ, अपने आप को शांति बनाए रखें और उसकी मदद कर पाएँ कि जो ठीक नहीं कर पा रहा, यानी कि ठीक नहीं समझ रहा तो ठीक से नहीं कर पा रहा, तो हम कैसे सबके मददगार बन सकें, कैसे पूरक बन सकूँ मैं। एक और शेर देखिए, कौन होता है बड़ा किसके लिए, कौन होता है बड़ा किसके लिए, बन के पूरक जो खड़ा जिसके लिए।
जो जिसके लिए पूरक बन के खड़ा होता है, जो जिसके लिए सहायता करता है, जो जिसको हाथ बढ़ाता है सहायता का, वो बड़ा होता है। इस प्रकार से मुझे लगता है जो ज़्यादा समझते हैं उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि हम कुछ और अच्छा करें, जिससे अपने को भी शांति तो है ही, दूसरों को भी शांति मिल पाए, दोस्तों को मिल पाए, भाई बंधु को मिल जाए, समाज में अभय हो जाए। सहअस्तित्व का मायने मतलब है कि हम साथ साथ हैं तो साथ साथ खुश क्यों नहीं रहें, साथ साथ सब खुश क्यों न रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा नाम सुशील महाजन है, मैं दिल्ली हर्ष विहार से रहता हूँ। और ये शिविर हमने, मैं, मेरे बेटे और मेरे वाइफ और बहू ने जो है ये 2019 दिसंबर में एक शिविर किया था हापुड़ में। तो हमें कुछ एक अलग ही प्रकार की वाइब्रेशन आई थी कि कुछ इस तरह का कुछ अलौकिक और अद्भुत है जिससे कि ये पूरी मानव जाति जो है निरंतर सुखपूर्वक जी सकती है, और साथ साथ उसके अंदर में निरंतर सुखपूर्वक वो जीने के अंदर में, परिवार के अंदर में, समाज के अंदर में, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय तक एक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में जी सकता है। तो उसी अर्थ के अंदर में ये पिछले साल हमने अगस्त के अंदर में करवाया था, और इस बार फिर इस महीने जो है हमने अभी तीसरा शिविर है ये, और 3 मई से 9 मई तक का ये शिविर किया था, जिसमें श्याम भाई ने इसके अंदर में अपना प्रस्तुति को रखा था कि उनके जीवन के अंदर में ये किस तरह से बदलाव आया था, और वो शिविर अलग अलग शहरों में जा कर के लेते हैं। तो उनके प्रति मेरी बहुत ही श्रद्धा है। इसी प्रकार से सोम भाई भी लेते हैं, ये भी लेते हैं। तो इनका जो बैकग्राउंड है, ये IIT से, दिल्ली से पास आउट हैं, और वहीं से इन्होंने PhD की है, और उन्होंने पूरा जीवन जो है इसी पर्पज़ के लिए समर्पित किया है कि किस तरह से ये मानव जाति सुखी हो जाए, और किस तरह से हर मानव के अंदर में निरंतर सुखपूर्वक उनके विचार के अंदर में, भाव के अंदर में, उनकी क्रियाओं के अंदर में चले। और उसी को लेकर के ये शिविर किया गया था, जिससे कि ये जागृति बनती है, लोगों के अंदर में आती हुई दिखाई देती है कि सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, और उस एप्रिशिएशन के साथ साथ एक समाज के अंदर में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि ये आज के समय, वर्तमान समय के अंदर में अगर किसी को भी देखते हैं तो 24/7 जो है हमारे विचार ऐसे चलते रहते हैं, ना ही हमारी कल्पनाशीलता के अंदर में किसी भी प्रकार की कोई रुक पाती है कि किसी समय हम उस शांति के साथ, सुख के साथ हम बैठ सकें। लेकिन ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के माध्यम से ऐसा लगता है कि हर मानव जो है सुखी भी हो रहा है, समृद्ध भी हो रहा है, और उसके साथ साथ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो एक दूसरे के बीच में, परस्परता के बीच में जो है शेयर भी कर रहा है। तो बहुत ही बढ़िया मेरे को तो लग रहा है ये, और मैं इस बात से बहुत उत्साहित हूँ कि यहाँ आए हुए जितने भी लोग हैं उन लोगों ने भी इसको बहुत ही सहारा है, क्योंकि पूरे 7 दिन के अंदर में जितने प्रश्नों की बौछार श्याम भाई के ऊपर की गई, और हर एक प्रश्न का उत्तर इतनी सहजता के साथ, इतनी सरलता के साथ उन्होंने दिया है कि हर व्यक्ति को उसकी संतुष्टि हुई है, हर व्यक्ति ने उसको सुना धैर्यपूर्वक और उस पर अमल करने का प्रयास किया है। तो एक प्रकार से ये भी लगता है कि समाज के अंदर में आने वाले समय के अंदर में जो लोग भी यहाँ से ये शिविर करके जा रहे हैं, अपने परिवार के अंदर में एक हार्मनी के साथ भी रहेंगे, और वो अपने वर्क प्लेस के ऊपर भी हार्मनी के साथ रहेंगे, और एक दूसरे के बीच में प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, विश्वास पूर्वक रहेंगे। और ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने इस अगले सेशन के अंदर में या अपने कॉलोनी के अंदर में ऐसी जगह पे इस शिविर को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करने का प्रोग्राम अथवा मन बनाया है। तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है कि समाज में किसी न किसी प्रकार की पहल तो होनी ही चाहिए, और क्यों ना ऐसी पहल हो जिससे कि आदमी की मानसिकता बदलती हो, और उस मानसिकता के बदलने से परिवार के अंदर में भी सुख शांति हो, और परिवार के साथ साथ समाज के अंदर में, अपने वर्क प्लेस के अंदर में भी वो व्यवस्था बने जिससे कि हर मानव जो है सुख शांति के साथ जी सके, प्रकृति के साथ जी सके। जिस प्रकार की आज की स्थितियाँ हैं कि वर्तमान समय के अंदर में जो प्रकृति का दोहन हुआ है, और कितना क्लाइमेट चेंज हुआ है, और उसके साथ पोल्यूशंस बढ़ा है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान गया है। और इस दर्शन के माध्यम से हर एरियाज़ के अंदर में ये काम करता है। हर एरिया के अंदर में, हर आयाम के अंदर में हम देख पाते हैं कि अगर हम परिवार में जीते हैं तो कैसे
उसको जीना है। अगर हम व्यवहार के अंदर में जीते हैं तो किस तरह से न्यायपूर्वक जीना है, और किस तरह से समाज के अंदर में जीना है तो व्यवस्था के साथ जीना है, हार्मनी के साथ जीना है, और लोगों के साथ जो बातचीत करनी है उसके अंदर में हमें किस प्रकार से उस विश्वास को, उस स्नेह को बनाए रखना है, जिससे कि सामने वाले को संतुष्टि मिले, सामने वाले को आश्वस्ति मिले, और वो प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक हमसे बात तो कर पाए। तो आज का जो समय है वो ऐसा नहीं था, लेकिन लगता है कि धीरे धीरे अब एक किरण उम्मीद की लगती है कि जिससे कि पूरी मानव जाति जो है बदलने का एक रास्ता हमें मिल गया है, एक लौ हमें मिल गई है। जब कभी भी ये शिक्षा के अंदर में आएगा तो ये दावानल की तरह से इसकी आग इतनी तेज़ी के साथ फैलेगी कि ये पूरा विश्व जो है इसको देखेगा और जानेगा और समझेगा और एक दूसरे के लिए सहयोग करेगा। बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर सकारात्मक सोच पर आधारित जीवन विद्या शिविर सप्ताह भर का चला। कितने राज्यों के कितने लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ सप्ताह भर में? इसमें लगभग 150 लोग आए हैं इसके अंदर में, शिविर के अंदर में, और उन 150 लोगों के अंदर में से रेगुलर जो है 100, 120, 110 इस तरह से रहे हैं। और उन लोगों ने जो पार्टिसिपेशन किया है तो वो अलग अलग राज्यों से भी थे, कोई महाराष्ट्र से भी था, कोई एमपी से भी था, कोई राजस्थान से भी था, कुछ लोग उदयपुर से, कुछ जयपुर से भी आए हैं, और वो एक आदमी हिमाचल से भी आया था। तो मुझे लगता है कि ये बात तो है, ऐसी गहरी बात है कि दूर तक फैल रही है। जय हिंद। एक व्यापक में संपृक्त होने के आधार पर ये पूरा अस्तित्व एक जुड़ी हुई वास्तविकता है। ये पूरे एग्जिस्टेंस को देखेंगे तो एक जुड़ा हुआ अखंड वास्तविकता है, एक अनडिवाइडेड इंटीग्रल इंटिटी के रूप में ये पूरा एग्जिस्टेंस हमको दिखाई देता है। तो ये दिखता है कि उसी एक व्यापक में सबमर्ज्ड होने के आधार पर पूरा अस्तित्व एक अखंड वास्तविकता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक इंटीग्रल सिंगल एंटिटी है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर के सभी अलग अलग हिस्से, आँख, कान, नाक, दांत, मुंह, ये कोई अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, बल्कि ये सारा मिलकर के शरीर के रूप में हमारा होना होता है। इसी तरह से जब ये पूरे अस्तित्व को उसी एक व्यापक में संपृक्त देखते हैं हम, उसी स्पेस में सबमर्ज्ड देखते हैं हम, तो ये समझ में आता है कि ये सारी इकाइयां उसी एक स्पेस में सबमर्ज्ड होने के आधार पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और वो एक सिंगल एंटिटी के रूप में दिखाई देता है, सिंगल एंटिटी के रूप में दिखाई देता है। तो पूरे एग्जिस्टेंस को देखेंगे तो को एग्जिस्टेंस के रूप में एक सिंगल एंटिटी के रूप में दिखाई देता है। तो अपना होना भी उसी एग्जिस्टेंस के एक पार्ट के रूप में दिखता है, आपका होना भी उसी एग्जिस्टेंस के एक पार्ट के रूप में दिखता है। तो अब हम अपने को अलग थलग, आइसोलेटेड, इंडिविजुअल, सेपरेटेड एंटिटी के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि उसी एक एग्जिस्टेंस के इंटीग्रल इंडिविजिबल पार्ट के रूप में देखते हैं। तो अब हमारे देखने के केंद्र में मैं स्वयं नहीं होता हूँ, बल्कि एग्जिस्टेंस सेंटर में होता है, और उसके एक हिस्से के रूप में हम अपने को भी देखते हैं, उसी के एक हिस्से के रूप में आपको भी देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शरीर के एक हिस्से के रूप में हम आँख को भी देखते हैं, दांत को भी देखते हैं, कान को भी देखते हैं, नाक को भी देखते हैं। तो स्वयं का होना अब इस पूरे अस्तित्व के एक हिस्से के रूप में हमको दिखता है, आपका होना भी उसी अस्तित्व के एक हिस्से के रूप में दिखता है, और पूरा अस्तित्व एक दूसरे के साथ जुड़े होने के आधार पर एक सिंगल वास्तविकता के रूप में दिखता है, एक सिंगल एंटिटी के रूप में दिखता है, न कि अलग थलग, आइसोलेटेड, सेपरेटेड एंटिटी के रूप में। एक बार ये पूरा जुड़ाव जब हमको दिखता है ना, तो जैसे जब परिवार हमको पूरा अपना लगता है,
तो परिवार के सभी सदस्यों का हम ध्यान रखने का काम करते हैं। ऐसे ही समाज हमको पूरा अपना लगता है तो समाज के सभी लोगों का ध्यान रखने का काम करते हैं। ऐसे ही धरती, हवा, पानी, मिट्टी भी हमको अपनी लगती है तो हम उसके साथ भी उसी तरह से जिम्मेदारी से जीने का काम करते हैं। ऐसे ही पूरा अस्तित्व जब हमको सहअस्तित्व के रूप में दिखता है तो पूरे अस्तित्व ही हमको अपना लगता है और उसके साथ उतनी ही जिम्मेदारी से जीने का हमारा मानसिकता बनता है। तो पूरे अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाने को जीवन में अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है। द एक्टिविटी ऑफ रियलाइजेशन, अनुभव की क्रिया के रूप में इस बात को पहचाना है जब हम पूरे अस्तित्व को एक जुड़ी हुई वास्तविकता के रूप में देखते हैं, उसी एक स्पेस में सबमर्ज्ड देखते हैं और उसी स्पेस में सबमर्ज्ड रहते हुए इकाई ऊर्जा संपन्न भी है, व्यवस्थित भी है, दूसरों के साथ संबंध को पहचान के निभा भी रही है। तो हर इकाई एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान के निभा भी रही है, खुद में व्यवस्थित भी है, खुद में ऊर्जा संपन्न भी है। ये तीनों बातें हमको दिखाई देती हैं। तो पूरे अस्तित्व में हर इकाई को ऊर्जा संपन्न देखना, व्यवस्थित देखना, व्यवस्था में भागीदारी को देखना, इस रूप में पूरे अस्तित्व को एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक सिंगल वास्तविकता के रूप में देख पाना, अपने को भी उसी के एक हिस्से के रूप में देखना, ये अनुभव की क्रिया के रूप में, रियलाइजेशन की क्रिया के रूप में पहचाना है। ये अस्तित्व में अनुभव के आधार पर जो अनुभव पूर्वक ही हमारा जीने का निर्णय होता है, सहअस्तित्व के अर्थ में ही जो हमारा जीने का निर्णय होता है, उसको प्रामाणिकता की क्रिया के रूप में पहचाना है, ऑथेंटिकेशन की एक्टिविटी के रूप में पहचाना है। तो अस्तित्व जब हमको सहअस्तित्व के रूप में दिखता है तो उसी सहअस्तित्व के अर्थ में ही जीने का हमारा मन करेगा। जैसा जीना दिखाई देगा, जीने का निर्णय भी तो वैसा ही होगा ना। जीना जैसा दिखाई देगा, जीने का निर्णय तो वैसा ही होगा, उसी के ही अर्थ में होगा। जब हम अस्तित्व को इस एक व्यापक में संपृक्त इंटिटी के रूप में देखते हैं कि एक ही व्यापक वस्तु है जिसका होना सब जगह है और उसी में इकाइयां एक एक करके अलग अलग जगहों पर हैं, तो उस एक ही व्यापक के माध्यम से हम सब जुड़े हुए ही हैं। तो पूरा अस्तित्व एक सिंगल इंटिटी है, एक सिंगल वास्तविकता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ अखंड रूप में है। उसी के एक हिस्सा मैं भी हूँ, उसी का एक हिस्सा आप भी हैं, उसी का एक हिस्सा ये हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधा भी है, उसी का एक हिस्सा ये धरती, चांद, तारे सब है। और ऐसा होते हुए हर इकाई अस्तित्व में ऊर्जा संपन्न है, स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदारी कर रही है। आदमी भी व्यवस्था में होना चाहता है, समझ पूर्वक व्यवस्थित हो लेता है। इस सच्चाई को देख पाने को अस्तित्व में अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है। तो रिपीट कर दिया भैया, धैर्य रखिएगा, मैं खुद ही कर दूंगा। तो अनुभव की क्रिया का मतलब यह है, ऐसा जब अस्तित्व हमको एक वास्तविकता के रूप में दिखता है, सिंगल इंटिटी के रूप में दिखता है, अलग अलग आइसोलेटेड सेपरेटेड इंटिटी के रूप में दिखने के बदले जब ये पूरा जुड़ा हुआ हमको कोएग्जिस्ट करता हुआ सहअस्तित्व में दिखता है, तो जीने का निर्णय भी सहअस्तित्व के अर्थ में ही होगा, जिसको प्रामाणिकता की क्रिया के रूप में पहचाना है। तो प्रामाणिकता की क्रिया को देखेंगे तो पूरे अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाने को अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है, जहां हम खुद को भी अस्तित्व के एक हिस्से के रूप में देखते हैं,
अगले को भी अस्तित्व के एक हिस्से के रूप में देखते हैं, और ये पूरा हवा, पानी, पेड़ पौधा, मिट्टी, ये सब हमको एक जुड़ा हुआ सिंगल एंटिटी के रूप में दिखाई देता है। ये पूरे को एक जुड़े हुए सिंगल एंटिटी के रूप में, एक अखंड वास्तविकता के रूप में देख पाने को अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है, जहां हर इकाई ऊर्जा संपन्न है, व्यवस्थित है, व्यवस्था में भागीदारी कर रही है। मानव भी व्यवस्थित होना चाहता है, व्यवस्था में भागीदारी करना चाहता है, समझ पूर्वक हो भी पाता है, व्यवस्थित कर भी पाता है व्यवस्था में भागीदारी। ये इस फंडामेंटल रियलिटी को अपने में देख पाने को, पहचान पाने को, समझ पाने को, महसूस कर पाने को अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है। इस अनुभव के साथ जब पूरा अस्तित्व हमको जुड़ा हुआ दिखता है, तो उसी जुड़ाव के साथ सहअस्तित्व को ही जीने का, प्रमाणित करने का, ऑथेंटिकेट करने का हमारा निर्णय होगा, डिसीजन होगा। क्योंकि दिखेगा जब ये पूरा जुड़ा हुआ, तो उसी पूरे जुड़े हुए के एक हिस्से के रूप में ही तो हम अपना जीने का निर्णय लेंगे। तो अनुभव पूर्वक जो जीने का निर्णय है हमारा, उसको प्रामाणिकता की क्रिया के रूप में पहचाना है। तो प्रामाणिकता का मतलब है अनुभव के अर्थ में जीने का निर्णय, अनुभव को ही अपने जीने में एक्सप्रेस करने का कमिटमेंट, निर्णय, डिसीजन, उसको ऑथेंटिकेशन के रूप में, प्रामाणिकता के रूप में पहचाना है। इस प्रामाणिकता के साथ जब हम जीने जाते हैं आगे, तो प्रकृति की एक एक इकाई के साथ हमारा जीना होगा। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधा, मिनरल्स, आदमी, ये सब के साथ हमारा जीना होगा। तो प्रकृति की ये बात समझ में आती है कि जब एक एक इकाई व्यवस्था है और दूसरी इकाई के साथ संबंध को पहचान के निभा रही है, तो जो बड़ी इकाई भी बनेगी वो व्यवस्था ही होगी। ठीक वैसे ही जैसे अगर घर में सभी समझदार व्यक्ति होंगे तो पूरा परिवार भी व्यवस्थित ही होगा। मोहल्ले में रहने वाले सारे परिवार व्यवस्थित होंगे तो पूरा मोहल्ला व्यवस्थित होगा। ठीक, तो ये दिखता है कि प्रकृति में चूंकि एक एक इकाई स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदारी कर रही है, इसलिए पूरी प्रकृति एक व्यवस्था के रूप में हमको समझ में आती है। और हम लोगों ने पीछे प्रकृति की व्यवस्था में स्वभाव को, धर्म को, अनुसंगीयता को विस्तार से समझने का काम किया था। तो प्रकृति की इस पूरी व्यवस्था को ठीक से समझ पाना, जिसमें उसका धर्म समझ सकें, उसका स्वभाव समझ सकें, उसकी अनुसंगीयता को समझ सकें, उसको बोध की क्रिया के रूप में पहचाना है। तो बोध का मतलब है पूरे प्रकृति को, मानव सहित पूरी प्रकृति को एक व्यवस्था के रूप में देख पाना, उसके धर्म को पहचान पाना, उसके स्वभाव को पहचान पाना, उसकी अनुसंगीयता को समझ पाना, इसको बोध की क्रिया के रूप में पहचाना है। तो बोध की जगह से हमको पूरी प्रकृति एक व्यवस्था के रूप में दिखती है। जब पूरी प्रकृति हमको व्यवस्था के रूप में दिखेगी, तो हमारा जीने का जो निर्णय होगा वो व्यवस्था के अर्थ में ही होगा। तो व्यवस्था के अर्थ में जो जीने का निर्णय है, उसको संकल्प की क्रिया के रूप में पहचाना है। कि पूरी प्रकृति को जब एक व्यवस्था के रूप में हम देखते हैं, तो उस व्यवस्था को बनाए रखते हुए जीने का जो निर्णय है, उसको संकल्प की क्रिया के रूप में पहचाना है। संकल्प की क्रिया के रूप में पहचाना है। इस पर मैं एक बार और लौट के आऊंगा लास्ट में संकल्प के ऊपर। पूरे प्रकृति को एक व्यवस्था के रूप में जब देख के हम जीने जाते हैं, तो उसमें मुख्य मुद्दा बनता है कि मानव के रूप में मेरी व्यवस्था में भागीदारी क्या है। क्योंकि प्रकृति की बाकी इकाई की तो जो भागीदारी है वो कर ही रही है। हम समझ करके उसका उपयोग, सदुपयोग कर लें और स्वयं की जो व्यवस्था है उसको समझ के ठीक ठीक भागीदारी कर लें।
तो स्वयं की भागीदारी को ठीक ठीक इंश्योर कर पाना और दूसरी इकाइयों के उपयोग सदुपयोग को इंश्योर कर पाना, ये समझने को चिंतन की क्रिया के रूप में पहचाना है। तो चिंतन का मतलब है मानव के रूप में मेरी व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप क्या है। मानव के रूप में जीते हुए दूसरे मानव के साथ और बाकी प्रकृति के साथ मेरी व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप क्या है, उसको चिंतन की क्रिया के रूप में पहचाना है। जी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अस्तित्व को व्यापक में संपृक्त प्रकृति के रूप में एक अखंड वास्तविकता के रूप में देख पाना अनुभव की क्रिया है। पूरी प्रकृति को एक व्यवस्था के रूप में देख पाना बोध की क्रिया है। उस पूरी प्रकृति की व्यवस्था में मानव की स्वयं की भागीदारी दूसरे मानव के साथ भी और बाकी प्रकृति के साथ भी, उसको देख पाने को चिंतन की क्रिया के रूप में पहचाना है। इस चिंतन की क्रिया के तहत अब जो हमारी भागीदारी हमको दिखाई देती है दूसरे मानव के साथ, परिवार में, समाज में और पूरी प्रकृति के साथ, उसी को जीने का तो मन करेगा, उसी को जीने की तो इच्छा बनेगी, उसी को जीने का तो निर्णय होगा। तो उसको जीने को चित्रण की क्रिया के रूप में पहचाना है। चित्रण का मतलब है कोई एक चित्र बनाना, और ये कोई बाहर का चित्र नहीं कह रहा हूं। मैं समझदार होना चाहता हूं, ये भी एक चित्र है। मैं सम्मान पूर्वक जीना चाहता हूं, ये भी एक चित्र है। मैं प्रेम पूर्वक जीना चाहता हूं, ये भी एक चित्र है। मैं सुविधाओं का सदुपयोग चाहता हूं, ये भी अपने में एक चित्र है। ऐसा चित्रण की क्रिया अपने में इच्छा के एक्सप्रेस होने के रूप में बनती है। तो मनुष्य की भागीदारी क्या दिखती है, उसको अगर देखेंगे, किसी आगे के शिविर में उसको विस्तार करेंगे। ये जो 9 भाव हमने पहचाने, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, ये 9 हमारी भागीदारी दिखती है। उसको और फैला के जब बात करते हैं तो विश्वास को एक्सप्रेस करने जाते हैं तो सौजन्यता के रूप में, सम्मान को एक्सप्रेस करने जाते हैं तो आदर के रूप में या सौहार्द्रता के रूप में, स्नेह को एक्सप्रेस करने जाते हैं तो निष्ठा के रूप में, ममता को एक्सप्रेस करने जाते हैं तो उदारता के रूप में, वात्सल्य को एक्सप्रेस करने जाते हैं तो सहजता के रूप में, कृतज्ञता को एक्सप्रेस करते हैं तो सौम्यता के रूप में, गौरव को करते हैं तो सरलता के रूप में, श्रद्धा को करते हैं तो पूज्यता के रूप में, प्रेम को करते हैं तो अनन्यता के रूप में दिखाई देता है। इनको मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, कोई एक दो को कर देता हूं। स्नेह को एक्सप्रेस करने जाते हैं तो निष्ठा के रूप में दिखता है कि जो मेरी जिम्मेदारी होती है उसमें मेरा कमिटमेंट होता है, उसमें मेरी निष्ठा होती है और मैं स्वेच्छा और प्रसन्नता से उसको करता हूं, तो स्नेह का एक्सप्रेशन निष्ठा के रूप में दिखता है। प्रेम का एक्सप्रेशन अनन्यता के रूप में दिखता है। अनन्यता का मतलब है कोई अन्य नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। वो जो वननेस का अपने में महसूस होता है, सभी अपने हैं। तो प्रेम जब भी एक्सप्रेस होता है तो उस वननेस के रूप में, अनन्यता के रूप में, अपना पराया का दीवाल खत्म होने के रूप में एक्सप्रेस होता है, जिसको अनन्यता कहते हैं। ऐसा एक एक शिष्ट मूल्य उसी रूप में है। तो 9 मूल्य विश्वास से प्रेम तक, 9 मूल्य उसको एक्सप्रेस करने के अर्थ में 18, और जीने के संदर्भ में धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, जो स्वभाव की हमने बात करी, 18 और 6 24। और जब सुविधा का उपयोग सदुपयोग करने जाते हैं तो उसकी उपयोगिता को इंश्योर करना और उसके कलात्मक भाग को भी इंश्योर करना, ऐसा उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य, ये 26 अपने में दिखता है। 4 और है सुख, शांति, संतोष, आनंद का जीवन मूल्य, जिस पर मैं अभी आता हूं। ऐसा 30 मूल्यों के रूप में अपनी व्यवस्था में भागीदारी दिखती है। तो अब इच्छा उसी के अर्थ में बनती है।
तो अब हमारी इच्छा विश्वास से जीने की होगी, स्नेह से ही जीने की होगी, प्रेम से ही जीने की होगी, धीरता से ही जीने की होगी, उदारता से ही जीने की होगी, करुणा से ही जीने की होगी। अन्यथा जीने की इच्छा ही नहीं बनती हमारी, क्योंकि हमको दिखता है कि मेरी भागीदारी यही है। एक बार पता चल गया कि दिल्ली जाने का रास्ता यही है, तो बाकी सारे कट में जाने की हमारी इच्छा नहीं होती है। जब तक पता नहीं है कि दिल्ली जाने का रास्ता कौन सा है और हमको पहुंचना दिल्ली है कि नहीं, तब तक तो सारे कट में भाग सकते हैं। एक बार दिख गया कि अस्तित्व ऐसा ही है, प्रकृति ऐसी ही है, मानव यही है, मानव की व्यवस्था में भागीदारी ऐसी ही है, तो अन्यथा भागने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। इस रूप में हमारी इच्छा के ठीक होने को यहाँ पर चिंतन के आधार पर हमारा चित्रण होता है। इन्हीं 30 भावों को, मूल्यों को जीने की हमारी इच्छा होती है। अब नीचे जो विचार चलेगा, विश्लेषण चलेगा, वो अब उसी इच्छा को पूरा करने के लिए होगा। ठीक है, उसी इच्छा को पूरा करने के लिए होगा। तो उन सारे ऑप्शंस में से जो ऑप्शन हमको सबसे ठीक लगेगा उसको हम नीचे बढ़ाएंगे। तो ये कंपैरिजन कैसे करेंगे? पीछे हमने बात की थी कि अभी हमारे कंपैरिजन का एक बेसिस है 5 सेंसेस में अच्छा लगना, प्रिय की दृष्टि से उसको तय करना कि प्रिय के अर्थ में है कि नहीं है। एक पहचाना था हमने शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में पहचानना कि हितकारी है कि नहीं है, हितकारी है कि नहीं है। एक पहचाना था हमने लाभ के अर्थ में कि ये बिजनेस कौन सा करें तो प्रॉफिटेबल कौन सा है, कौन सा है। तो प्रिय, हित और लाभ 3 दृष्टि से हमने मुख्य रूप से वहां देखा था। अब जब ये पूरा समझ के आते हैं तो मानव की व्यवस्था में भागीदारी जो हमको दिखती है, अब वो हमारा आधार बन जाता है निर्णय लेने का, जिसको हम न्याय की दृष्टि कहते हैं। कि अब हम न्याय के आधार पर तय करते हैं, न कि सिर्फ प्रिय हित लाभ के आधार पर। तो प्रिय का भी ध्यान रखेंगे, हित का भी रखेंगे, लाभ का भी रखेंगे, लेकिन ये सबसे पहले न्याय का ध्यान रखेंगे। तो आप मेरे संबंधी हैं, तो आपका भी पेट भरे, हमारा भी पेट भरे, ये दोनों का ध्यान रखेंगे। आपकी जरूरतें भी पूरी हो, मेरी भी पूरी हो, आपको भी स्नेह इंश्योर हो, हमको भी इंश्योर हो, ये दोनों का ध्यान रख के चलेंगे, न कि सिर्फ अपना, या न कि हम लाभ के आधार पर सोचेंगे। तो लाभ और न्याय में कोई एक को चुनना होगा तो न्याय को चुनेंगे, प्रिय और न्याय में किसी एक को चुनना होगा तो न्याय को चुनेंगे, हित और न्याय में किसी एक को चुनना होगा तो न्याय को चुनेंगे। तो आपको रात भर अगर सेवा की जरूरत है तो हम जग के सेवा करेंगे, भले हित की दृष्टि से वो थोड़ा नुकसानदेह भी हो। ऐसा नहीं होगा कि हित की दृष्टि है तो हम तो चले सोने, तुम देखो अपना। तो न्याय की दृष्टि प्रमुख हो जाने से हम प्रिय हित लाभ का ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर कहीं दोनों में अंतर विरोध दिखता है तो न्याय को चुनते हैं, न्याय को चुनते हैं। ऐसे ही जब हमको पूरी प्रकृति की व्यवस्था समझ में आती है ना, चारों अवस्थाओं का एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना, तो अब हम जो निर्णय लेते हैं वो पूरे प्रकृति की व्यवस्था को ध्यान में रख करके लेते हैं, उसके धर्म को ध्यान में रख करके उसके साथ जीने का सोचते हैं। तो चारों अवस्थाओं के साथ जीते समय अब हम उसके धर्म का ध्यान रख के जी पाते हैं। तो अगर हमको प्राण अवस्था का धर्म पुष्टि दिखता है तो उस पुष्टि के अर्थ में निर्णय लेते हैं। ये आधार बनता है मेरे चुनने का, ये दोनों काम में से कौन सा करें जो उसकी पुष्टि के अर्थ में होगा, ये दोनों काम में से कौन सा करें जो उसके जीने की आशा के अर्थ में होगा, ये दोनों काम में से कौन सा करें जो उसके निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा के अर्थ में सहयोगी होगा, वो करें, वो करें। इस रूप में व्यवस्था या धर्म की दृष्टि हमारा आधार बन जाती है कि कौन सा काम करेंगे। तो हो सकता है कोई उत्पादन बहुत प्रॉफिटेबल हो, लेकिन अगर नेचर की व्यवस्था को खराब करने वाला है तो नहीं करेंगे।
लाभ की दृष्टि से करेंगे तब तो प्रॉफिटेबल है, खराब हो नेचर, हमको क्या फर्क पड़ता। लेकिन जब व्यवस्था की दृष्टि से देखते हैं, धर्म की दृष्टि से देखते हैं, फिर तो जो प्रकृति की व्यवस्था के लिए ठीक है वो चुनते हैं, न कि जिसमें लाभ ज्यादा हो उसको चुनेंगे। तो उसको धर्म की दृष्टि के रूप में, व्यवस्था की दृष्टि के रूप में पहचाना है। ऐसे ही यहाँ जो अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में पहचान में आया, तो अब ये देखते हैं कि सारे विचारों में से कौन सा विचार सहअस्तित्व के अर्थ में ठीक है, उसको जीने का काम करते हैं। तो सहअस्तित्व को ही यहाँ सत्य के रूप में भी पहचाना है। तो अब हमारी दृष्टि सहअस्तित्व में अनुभव के आधार पर सत्य की भी हो जाती है। अब हमारी दृष्टि प्रकृति की व्यवस्था को बोध के रूप में पहचानने के आधार पर व्यवस्था या धर्म की भी हो जाती है, और यहाँ चिंतन में न्याय को पहचानने के आधार पर दृष्टि न्याय की भी हो जाती है। अगर अनुभव, बोध और चिंतन की क्रिया नहीं हो यहाँ पर, तो यहाँ मुख्य रूप से प्रियहित लाभ ही चलता रहता है, न्याय धर्म सत्य बहुत नहीं चलता, उसका अभाव होता है। लेकिन अगर ये समझ वाला भाग ऊपर हो जाए तो यहाँ न्याय धर्म सत्य की दृष्टि होती है। अब तुलन में कंपैरिजन किस बेसिस पर करेंगे, तो सत्य, धर्म और न्याय के आधार पर कंपैरिजन करते हैं कि इन ऑप्शंस में से किसको आगे बढ़ाएं। अब प्रिय हित लाभ का ध्यान रखते हैं, लेकिन न्याय धर्म सत्य और प्रिय हित लाभ में किसी एक को चुनने की कभी नौबत आए तो न्याय धर्म सत्य को चुनने का काम करते हैं, प्रिय हित लाभ को उससे नियंत्रित रखते हैं। ये तुलन है और विश्लेषण है। तो इस तुलन को ध्यान में रख करके, न्याय धर्म सत्य को ध्यान में रख के यहाँ हम विचार करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ चयन और आस्वादन में क्या होता है देखेंगे, तो पहले जो हमारा आस्वादन या स्वाद लेना मुख्य रूप से पांचों सेंसेस से होता रहता है, उसकी जगह अब हमारे लिए ये जो ज्ञान ऊपर हुआ है, अनुभव, बोध और चिंतन, इसका स्वाद प्रमुख हो जाता है। ये जो संबंध में भाव समझ में आए हैं, विश्वास से लेके प्रेम तक, सौजन्यता से लेके अनन्यता तक, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के, वो भाव हमारे लिए प्रमुख हो जाता है। तो यहाँ जो अब हम स्वाद लेते हैं, वो जो ज्ञान हमारा मूल लक्ष्य है, उस ज्ञान के स्वाद के साथ जीते हैं। अब जो हम मेन टेस्ट लेते हैं, जिस बात में हमको सुख मिलता है, वो सुख का आधार हमारा ज्ञान होता है, हमारी समझ होती है। तो एक आस्वादन यहाँ पर ज्ञान का होता है, समझ का होता है, और दूसरा आस्वादन यहाँ पर भावों का होता है, जो विश्वास से प्रेम तक के भाव हैं और सौजन्यता से लेके अनन्यता के भाव हैं, वो भाव का आस्वादन होता है। तो मूल्यों का आस्वादन और ज्ञान या लक्ष्य का आस्वादन, ये हमारे लिए प्रमुख हो जाता है सुविधा के आस्वादन के बदले। और इन मूल्यों या भावों को भी दूसरे से मांगने के बदले स्थिति ये बनती है कि ज्ञान के आधार पर अगर वो सारा भाव हमारे में भरा हुआ है तो दूसरे से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये तो अपना कटोरा जितना खाली होता है, हम अंदर से जितने खाली होते हैं, बेसिकली उतना ज्यादा हम दूसरी जगहों पर मांगते रहते हैं। हमारा मन अपना एक जगह पर डूबा हुआ हो, फिर इस तरह से बार बार भागता नहीं है दूसरे से पाने पर। तो ऊपर सही समझ और सही भाव के होने से यहाँ अपने में तृप्ति इतनी बनी रहती है कि बाहर से अब तृप्ति पाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, आशा ही खत्म हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे सामने गंगा जी का या नर्मदा जी का या किसी झरने का एकदम साफ पानी बह रहा हो, जिसको पी के हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं, तो 2 किलोमीटर दूर चल के किसी गंदे नाले में मुंह मारने क्यों जाएंगे?
अगर सही समझ और सही भाव के आधार पर अपना जीवन अंदर से तृप्त है, प्रफुल्लित है, खुश है, उत्साह में है, तो फिर उस खुशी को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम बाहर जीते हैं, नहीं जिएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन खुशी ढूंढने के लिए नहीं जीते हैं, खुश हो करके जीते हैं। सुख पाने के लिए बाहर जीने का काम नहीं करते हैं, सुखी हो करके जीने का काम करते हैं। तो ज्ञान के आधार पर, सही भाव के आधार पर हम अपने में सुखी रहते हैं। ज्ञान के आधार पर, सही भाव के आधार पर हम अपने में सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, तृप्त रहते हैं। उस तृप्ति के साथ उस तृप्ति को बांटने के लिए बाहर जीने जाते हैं, न कि तृप्ति को पाने और मांगने के लिए बाहर जाते हैं। तो जिएंगे तो जरूर बाहर, क्योंकि संबंध दिखाई देता है तो जिएंगे, व्यवस्था दिखाई देती है तो जिएंगे, सहअस्तित्व दिखाई देता है तो जिएंगे। लेकिन अब हम संबंध, व्यवस्था, सहअस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जीने जाते हैं, न कि अपना सुख ढूंढने के लिए यहां से वहां धक्का खाते हैं। तो इस तृप्ति के आधार पर अब जो हमारा चयन होता है वो तो मुख्य रूप से उसी ज्ञान और भाव के आस्वादन से तृप्त रहते हुए व्यवहार, कार्य, व्यवस्था में भागीदारी जो भी हम करते हैं, ये दूसरों को सहयोग करने के अर्थ में होता है। इतनी बात हमको इसके संदर्भ में फर्स्ट राउंड में कहनी थी। कभी आगे के शिविरों में मिलेंगे तो और बात कर लेंगे, ठीक है। आज तो आपसे कंसंट्रेशन का एक्सपेक्टेशन है हमारा कि जितना उसमें से सुन लें वो ठीक है। कभी आगे के किसी एडवांस शिविर में आएंगे तो और बातें कर लेंगे। इसमें 2 कमेंट मुझे और करना है। पहला ये कि ये जो चयन आस्वादन की क्रिया जहां पर हो रही है ना, उसको इस दर्शन में मन नाम दिया है। चयन आस्वादन की क्रिया जहां पर हो रही है उसको मन नाम दिया है। विश्लेषण तुलन की क्रिया जहां पर हो रही है उसको वृत्ति नाम दिया है, वृत्ति। ये चिंतन और चित्रण की क्रिया जहां पर हो रही है उसको चित्त नाम दिया है, चित्त नाम दिया है। ये बोध और संकल्प की क्रिया जहां पर हो रही है उसको बुद्धि नाम दिया है। और अनुभव और प्रामाणिकता की क्रिया जहां पर हो रही है उसको आत्मा नाम दिया है। और इस पूरे को मिला करके जीवन नाम दिया है, क्योंकि वो जीना चाहता है, निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है। इस रूप में जीवन में देखेंगे तो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ये सबके कॉम्बिनेशन को, समुच्चय को, एक साथ होने को जीवन इकाई के रूप में पहचाना है। तो इस दर्शन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि जीवन क्या है, तो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, इसके एक कॉम्बिनेशन के रूप में है। लेकिन मन को आप जब भी समझने जाएंगे तो आस्वादन और चयन की क्रिया के रूप में ही समझ में आएगा। वृत्ति को जब आप समझने जाते हैं तो विश्लेषण तुलन की क्रिया के रूप में ही उसको समझना होता है। चित्त को जब समझने जा रहे हैं तो चिंतन और चित्रण की क्रिया के रूप में ही उसको समझना होता है। बुद्धि को जब समझने जा रहे हैं तो बोध और संकल्प की क्रिया के रूप में ही उसको पहचानना होता है। अनुभव और प्रामाणिकता को जब समझने जाएंगे तो आत्मा को अनुभव और प्रामाणिकता की क्रिया के रूप में ही समझा जाता है। तो समझने के लिए तो मुख्य रूप से ये क्रिया है। बट अगर आप तात्विक रूप में पूछेंगे कि क्या है जीवन, तो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, इसका एक समुच्चय है, इसका एक कॉम्बिनेशन है जो अलग अलग नहीं होता, विभाजित नहीं होता। ये पूरा एक इकाई है जिसमें ये 10 क्रियाएं हो रही हैं। इसी का दूसरा हिस्सा देखेंगे तो ये दिखता है कि चयन आस्वादन की जगह पर अगर चीजें ठीक चलने लगे तो
तो जो तृप्ति अपने में होती है उसको सुख नाम दिया है, सुख नाम दिया है। विचारों में चीजें ठीक हो जाएं विश्लेषण तुलन की जगह पर, तो उसकी जो तृप्ति होती है उसको शांति नाम दिया है, शांति नाम दिया है। चिंतन और चित्रण की जगह पर जो तृप्ति अपने में होती है उसको संतोष नाम दिया है। और बोध और संकल्प के साथ जो तृप्ति अपने में होती है उसको आनंद नाम दिया है। और अनुभव और प्रामाणिकता के साथ जो तृप्ति अपने में होती है उसको परम आनंद नाम दिया है। तो जीवन में अनुभव होने का फल है परम आनंद, जीवन में बोध और संकल्प के होने का फल है आनंद, जीवन में चिंतन पूर्वक चित्रण या इच्छा होने का फल है संतोष, जीवन में विचारों में विश्लेषण तुलन में हार्मनी हो जाए, संगीतमयता हो जाए, उसका फल है शांति, विचारों में उलझन का फल है अशांति। ऐसे ही यहाँ आस्वादन चयन की जगह पर जो तृप्ति है उसका नाम है सुख, और आस्वादन चयन की जगह पर जो अंतर विरोध है उसका नाम है दुख। तो सुख, शांति, संतोष, आनंद और परमानंद होने का आधार अपने जीवन में संगीतमयता है। इसलिए बाहर जो भी घटना घट रही है, अगर हम अपने जीवन में हार्मनी को इंश्योर करने का काम कर लेते हैं तो बाहर की परिस्थिति हमको सीधा नहीं छू सकती है। अगर हमारी समझ इतनी विकसित हो जाए, अनुभव के आधार पर जीवन की सभी क्रियाएं व्यवस्थित हो जाएं, ये अनुभव, बोध और चिंतन के आधार पर जीवन की सभी क्रियाएं व्यवस्थित हो जाएं, तो अब बाहर की परिस्थिति हमको दुखी कर ही नहीं सकती, अशांत कर ही नहीं सकती, असंतोष कर ही नहीं सकती, मेरा आनंद छीन ही नहीं सकती। बल्कि बाहर की परिस्थिति अगर ठीक नहीं दिखती है तो बाकी प्रकृति तो पहले से ही ठीक है, आदमी भर कहीं ठीक नहीं दिखता है। उसको ठीक होने में प्रेम और करुणा के साथ हम सहयोग करने का काम करते हैं, न कि उससे परेशान होते हैं। क्यों परेशान नहीं होते हैं? क्योंकि मैं अपने जीवन में इस संगीतमयता को इंश्योर करना जानता हूं। अनुभव के आधार पर एलाइन होने से वो पूरा ठीक हो गया है, हो गया है। पहली बात तो ये कहनी थी। एक दो बातें और इस संदर्भ में जो मुझे कहनी है वो कह के फिर आता हूं। कोई और प्रश्न होगा तो हम एक बार रुक के रिस्पॉन्ड कर देंगे जितना बन पड़ेगा। इस पूरे जीवन की क्रियाओं को देखते हैं ना, तो एक महत्वपूर्ण बात ये समझ में आती है कि जीवन की इनमें से कोई भी क्रिया शरीर पर निर्भर नहीं है। समझदारी हो जाए तो शरीर बीमार होने से समझदारी गायब नहीं हो जाती। ठीक है, हमारे पैर में दर्द हो रहा हो तब भी समझ उतना ही रहता है जितना पैर ठीक रहने से हो। ठीक है, आंख भी नहीं रहे तो भी समझ तो अब हमारी जो बनी है वही रहेगी, आंख जाने से कम नहीं हो जाएगी, बताने में भले तकलीफ हो जाए, समझ तो वही रहेगा। तो ये दिखता है कि ये जितनी जीवन की क्रियाएं हैं इसमें से एक भी शरीर पर निर्भर नहीं करती है और ये लगातार चलती रहती है। ये दोनों बात दिखता है कि ये इसमें से एक भी क्रिया शरीर पर निर्भर नहीं करती है और लगातार चलती रहती है। इस रूप में देखेंगे तो ये दिखता है कि जीवन का होना शरीर पर निर्भर नहीं करता है। जीवन का होना शरीर पर निर्भर नहीं करता है। इस अर्थ में देखेंगे तो जीवन के होने की निरंतरता समझ में आती है और शरीर जीवन को समझदार होने के लिए और समझदारी को प्रमाणित करने के लिए एक साधन के रूप में समझ में आता है। जीवन की निरंतरता समझ में आती है, कंटिन्यूटी समझ में आती है और शरीर जीवन समझदार हो जाए, समझदारी को प्रमाणित करके जी ले, इसके लिए एक साधन के रूप में समझ में आता है। क्योंकि आज शरीर है अपने पास, आँख कान नाक सब ठीक है, तो हम सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, प्रोजेक्टर यूज कर पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं, ज्ञान के लिए प्रयास कर पा रहे हैं।
इसी तरह से जो समझ में आता है, शरीर है तो हम उसको जी सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं, शिविर चला सकते, सेशन कर सकते, घर में बच्चों की देखभाल कर सकते, समाज की व्यवस्था ठीक कर सकते, जो भी करने का मन हो वो कर सकते। तो सहअस्तित्व को समझने के लिए, सहअस्तित्व को जीने के लिए शरीर एक साधन के रूप में समझ में आता है। जीवन की तो कंटिन्यूटी समझ में आती है, जीवन की तो कंटिन्यूटी समझ में आती है, निरंतरता समझ में आती है, निरंतरता समझ में आती है। और ऐसे ही जीवन जिन्होंने पहले कभी अच्छा शरीर चलाने का काम किया है, अच्छा चलाने का मतलब खुद व्यवस्थित होकर ज्ञान पूर्वक जिया, समाधान पूर्वक जिया, दूसरों को जीने में सहयोग किया, वैसे जीवन अगर आज शरीर नहीं चला रहे हैं तो उनको हम देवी और देवता के रूप में पहचानते हैं। तो अगर स्त्री शरीर को चलाया हो उन्होंने तो देवी, पुरुष शरीर को चलाया हो तो देवता। ऐसा जिन जीवन ने भी पहले समझदारी और जिम्मेदारी के साथ खुद जीने का काम किया, समाज और व्यवस्था के बेहतर होने में अपनी भागीदारी की, श्रेष्ठता के अर्थ में, एक्सेलेंस के अर्थ में जीने का काम किया है, वैसे जीवन को हम देवी देवता के रूप में पहचानते हैं, जो आज शरीर नहीं भी चला रहे हो सकते। तो ऐसा दिखाई देता है, देवी देवता को इस दर्शन में इस तरह से पहचाना है, इस तरह से पहचाना है। एक बार मैं रुक जाता हूँ, कोई प्रश्न हो तो रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर जो कुछ और बातें करनी है उसको कर देंगे। ये इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे अनुभव बोध चिंतन से आए, ये तुलन कंपैरिजन कैसे विचार में, मतलब तुलन कैसे आता है? मतलब विचार में ऐसे आता है तुलन कि हम जब सम्मान पूर्वक भी जीने जाते हैं ना, ठीक है, तो सम्मान को व्यक्त करने के 5 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। हम सोचते भी हैं कि एक शिविर ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, इस ऑर्गेनाइज करने के 10 तरीके हो सकते हैं। टाइमिंग क्या रखें, दिन में करें, शाम में करें, पूरे दिन का करें, कुछ समय का करें, 1 दिन का करें, 2 घंटे का करें, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, ठीक है। उन सारे ऑप्शन को अगर लाभ की दृष्टि से तय करना हो तो बिल्कुल शिविर नहीं करना ठीक है क्योंकि कुछ भी करेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा लगेगा उसमें, कि नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत देखेंगे, लाभ की दृष्टि से करना हो तो वैसे सेशन में करें जिसमें चाय नाश्ता दे के फुर्सत मिल जाए, ठीक है। अगर खाना खिलाना है तो और ज्यादा मेहनत है। तो यहाँ इन सारे ऑप्शन में जब विश्लेषण करने जाते हैं तो कौन से ऑप्शन को चुनने का काम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर तो कंपैरिजन की दृष्टि चलेगी ना। ऐसे ही आप जब सवाल पूछते हैं किस तरीके से मैं उसका जवाब दूं, एक ही सवाल के उत्तर देने के 4 तरीके हो सकते हैं। आप अगर पर्सनल में हमसे पूछेंगे, ठीक, तो आपकी परिस्थिति को देख के ध्यान में उत्तर दूंगा। अभी यहाँ अगर 70-80 लोग बैठे हैं तो वो सबको ध्यान में रख के उत्तर देना होता है। तो सारे ऑप्शंस में से किस ऑप्शन से ये समझने का काम एक एवरेज ठीक से हो पाएगा, कॉमन उत्तर ऐसा देते हैं। तो यहाँ तुलन की दृष्टि, कंपैरिजन इस रूप में काम करती है कि सही जीने के अर्थ में ये मल्टीपल ऑप्शंस में से कौन सा सबसे बेहतर होगा, कौन सा सबसे बेहतर होगा, वो तो काम करेगा ना, काम करेगा ना। बिजनेस करेंगे तो कौन सा करेंगे जो प्रकृति की व्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छा हो, अगर धर्म की दृष्टि है तो। इसमें आपने बताया कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा ये अविभाज्य हैं, और जो आपने जीवन क्रिया बताई, अगर अविभाज्य हैं तो फिर नाम अलग अलग क्यों? क्या मैं अलग अलग सिचुएशन में है इसलिए उनके नाम अलग अलग हैं? ये अलग अलग इसलिए दे रहे हैं नाम कि पूरा एक होने के बावजूद भी उसके कुछ ना कुछ पार्ट्स हैं। ये पूरा एक होने के बावजूद भी, मान लीजिए ये अलग अलग नहीं हो सकता, फिर भी इसके पार्ट्स हैं।
एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट यहाँ है। ऐसा जब जीवन को देखा उन्होंने तो अलग अलग पार्ट्स के रूप में श्रद्धेय नागराज जी ने पहचाना कि मुख्य रूप से इतनी चीज़ें हैं जिसको मिलके जीवन बना है। अगर उसको और डिटेल में देखने जाएंगे तो इस पूरे जीवन को एक परमाणु के रूप में उन्होंने पहचाना है, और उस परमाणु में कितने अंश हैं उसको गिनने का काम किया है। उन अंशों के आधार पर मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा को डिफाइन किया है कि आत्मा की जगह से एक अंश का होना है, बुद्धि की जगह से 2 अंश का होना है, चित्त की जगह से 8 का होना है, वृत्ति की जगह से 18 का होना है, ठीक, मन की जगह से 32। तो ऐसा 61 अंशों के, अंश का मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल, 61 सब एटॉमिक पार्टिकल के कॉम्बिनेशन के रूप में इसको पहचाना है जो एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो है 61 सब एटॉमिक पार्टिकल तो काउंट करके 61 ही तो कहेंगे, लेकिन वो सब हमेशा साथ रहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते, इसलिए उसको जीवन कहते हैं। और वो 61 को भी ये 5 ग्रुप में बांटा है, पहले में 1, फिर 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, ऐसा उसको क्लासिफाई किया है। आगे अध्ययन बिंदु शिविर में विस्तार से आपको सुनने को मिलेगा। तो ये पूरा एक साथ है, इसलिए अविभाज्य जी कह रहे हैं, जीवन कह रहे हैं, लेकिन एक साथ होते हुए भी उसके जो अलग अलग हिस्से हैं ना, उसको जब काउंट करके कह रहे हैं तो ये अलग अलग नाम पड़ जाता है, नाम पड़ जाता है। यस, कोई और बात? भैया, आपने अब जैसे समझाया कि श्रद्धेय श्री ए नागराज जी ने जैसे अनुभव से आपने शुरू किया कि अस्तित्व को सह अस्तित्व के रूप में देख पाना, अनुभव करना, और उसके बाद उसको प्रयोजन के अर्थ में देख पाना, बोध, फिर चिंतन, उसमें भागीदारी। परंतु जैसे हम सब बंदे, हम सब तो समझ कर एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, उसमें कैसे होगा जहाँ पर समझते हुए? अब हमें तो ऐसे सारा एकदम से नज़र नहीं आता है, हमें प्रयोजन भी अभी तो अध्ययन अभ्यास के किसी शिविर में आप आमंत्रित हैं। अभी के लिए तो मैं 5 मिनट में ही उसका कुछ उत्तर दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं दूंगा। अभी के लिए तो उतने पे ही मैं उसको कट करूँगा कि उत्तर उसका दे देता हूँ। मैं अभी आगे वही काम करूँगा जो मेरे पास लगभग 30 मिनट का टाइम है, उसमें वही करना है हमको। लेकिन अभी के लिए तो मैं एक ही कहूँगा कि इतने समय में तो इतना ही कर सकता हूँ मैं तो इसलिए उस प्रश्न को अभी और एक्सपेंड नहीं करता हूँ, मैं लौट के आ जाता हूँ। मुझे जो बातें अभी और इसमें 1-2 कहनी है उस पर, और फिर उसको थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दूँगा। समय की मर्यादा, सीमा, सभी के इंटरेस्ट, ये सारे मुद्दों को पहचानने की ज़रूरत होती है जब हम ग्रुप में काम कर रहे होते हैं। तो वो सीमा को ध्यान में रख के ही बात हो सकती। इतने के साथ देखेंगे ना, तो मुझे 1-2 कमेंट इस पर और करना कि सामान्य रूप से ईश्वर शब्द को देखेंगे कि इस दर्शन में कैसे देखा गया है। तो अभी जिस तरह से हम ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं उसको इस दर्शन में 2 तरह से देखा गया है। पाठ के अभी के भाषा में देखेंगे तो जिसको हम कई बार ईश्वर को हम देवी देवता के रूप में प्रयोग करते हैं सामान्य लैंग्वेज में, उसको यहाँ हम देवी देवता शब्द से इंगित किए हैं ऐसे जीवन जिन्होंने सही समझने का, सही जीने का काम किया है। देखिए, ऐसे जीवन जिन्होंने सही समझने, सही जीने का काम किया है, उसको यहाँ पर हम देवी देवता के रूप में पहचाने। ईश्वर को यहाँ पर देखेंगे तो पूरी प्रकृति एक एक के रूप में जो ये इकाई दिखती है, ये पूरी प्रकृति को ऐश्वर्य भी कहते हैं, संपदा भी कहते हैं, वैभव भी कहते हैं। ये पूरी प्रकृति या पूरा ऐश्वर्य जिस स्पेस में, जिस व्यापक में समाहित है, संपृक्त है, उस स्पेस को यहाँ ईश्वर के रूप में पहचाना है। तो ये जो सर्वत्र व्याप्त निराकार वस्तु के रूप में स्पेस दिखाई देता है, जिसमें ये सभी इकाइयों का संपृक्त रहना है, और संपृक्त रहते हुए हर इकाई ऊर्जा संपन्न है, नियम पूर्वक व्यवस्थित है,
और व्यवस्था में भागीदारी कर रही है, उस तरह से स्पेस को यहाँ ईश्वर के रूप में पहचाना है, एक निराकार वस्तु के रूप में जिसमें पूरी प्रकृति पूरा ऐश्वर्य समाहित है, उसको यहाँ ईश्वर के रूप में पहचाना है। तो ईश्वर का मतलब है सभी ऐश्वर्यों का जिसमें होना है, सभी ऐश्वर्यों का पूरी प्रकृति का जिसमें होना है, उसको ईश्वर के रूप में पहचाना है। व्यवहारिक धरातल से इसको देखेंगे ना, सभी ऐश्वर्यों का जिसमें होना है उसको ईश्वर के रूप में पहचाना है। व्यवहारिक धरातल से देखेंगे ना इसको, तो कोई भी इकाई जिस नियम से नियंत्रित है, कोई भी इकाई जिस नियम से नियंत्रित है, या पूरी प्रकृति जिस नियम से व्यवस्थित है, या पूरा अस्तित्व जिन नियमों के आधार पर व्यवस्थित है, वो नियम को यहाँ ईश्वर के रूप में पहचाना है। तो पूरी प्रकृति जो नियम पूर्वक व्यवस्थित है, न्याय पूर्वक व्यवस्थित है, अन्याय करेंगे तो अव्यवस्था होगी, नियम को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो अव्यवस्था होगी, धर्म के खिलाफ धर्म का मतलब यहाँ पीछे मैं बात कर चुका हूँ व्यवस्था के अर्थ में, उसके खिलाफ काम करेंगे तो खराब होगा, जो सत्य है सहअस्तित्व है उसके खिलाफ करेंगे तो चीजें टूटेंगी। इस रूप में अगर देखेंगे ना, तो यहाँ ईश्वर को नियम के रूप में पहचाना है, न्याय के रूप में पहचाना है, धर्म के रूप में पहचाना है, सत्य के रूप में पहचाना है। तो व्यवहारिक धरातल से देखेंगे तो जिन नियमों के आधार पर पूरी प्रकृति व्यवस्थित है, जिस न्याय के आधार पर मानव जाति व्यवस्थित होता है, जिस धर्म के आधार पर प्रकृति व्यवस्था पूर्वक होती है, जिस सत्य के आधार पर पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व के अर्थ में बना हुआ है, उस नियम न्याय धर्म और सत्य को यहाँ ईश्वर के रूप में पहचाना है। तो वो जो सर्वत्र व्याप्त निराकार वस्तु है, जिसमें रहते हुए इकाई नियंत्रित रहती है, संरक्षित रहती है, ऊर्जा संपन्न रहती है, व्यवस्थित रहती है, व्यवस्था में भागीदारी करती है, उस सर्वत्र व्याप्त वस्तु को यहाँ ईश्वर के रूप में पहचाना है। इतने के साथ जो दीदी ने बात की ना कि क्या करें, अभी उस पर थोड़ी बात कर देता हूँ, उस पर थोड़ी बात कर देता हूँ कि अभी देखेंगे कि क्या करने की ज़रूरत है। जहाँ हम खड़े हैं ना, तो जो सबसे पहला काम करने की ज़रूरत होती है वो ये कि ये जो सबसे नीचे की क्रिया है ना, आस्वादन और चयन, तो चयन की जगह से कुछ सही समझ के लिए और सही भाव के लिए चयन करना शुरू करें। अभी हमारा ज़्यादातर चयन सुविधा कमाने में या संवेदना में अनुकूल होने में लगा रहता है। तो दिन भर में अगर एसी खराब हो जाए तो बिल्कुल याद से शाम तक वो ठीक करवा लेते हैं। बिजनेस का बैलेंस शीट बिगड़ जाए तो दिन रात जग करके उसका हिसाब मिलाते हैं। ये चयन करने का काम हम कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। पहला चीज जो करने का जरूरत है वो चयन की जगह से कुछ चयन तो सही समझ के लिए भी होने लगे, सही भाव के लिए भी होने लगे कि ये सही समझ सही भाव हम में हो। इसके लिए सही की सूचना को पढ़ने का, सुनने का, उस पर सोचने का पहला कदम तो यहीं खड़ा होता है, यहीं खड़ा होता है कि चयन में ये जो सुविधा संवेदना के अर्थ में ही हम चयन कर रहे हैं, उसकी जगह कुछ चयन तो समझदारी अपने में हो उसके लिए भी तो होने लगे, अपना भाव हर समय ठीक रह सके उसके लिए भी तो होने लगे। तो पहली चीज जो जरूरत होती है ना, वह है पढ़ने सुनने का कोई एक समय निकाल सकें। हमने रफली अगर दिन भर में 2 घंटे का समय हम इसके लिए लगाते हैं तो क्या उसका डिजाइन हो वो लिखा है, पर आप 1 घंटा निकाल सकते हैं तो सारे समय को आधा आधा कर लीजिए, आधा घंटा निकाल सकते हैं तो सारे समय को 1/4 कर लीजिए,
उतना भी नहीं निकाल सकते हैं तो अपने से एक सवाल पूछिए कि ज़िंदगी में ये कहीं प्रायोरिटी में है भी कि नहीं। तो अगर हम 2 घंटे का समय निकाल रहे हैं तो क्या करना होता है देखिएगा। तो 1 घंटे का समय हमको पढ़ने या सुनने में लगाना होता है, और पढ़ना या सुनना जब उस पर मन लगाए हुए हैं तभी पढ़ना और सुनना है। अगर साथ में आप म्यूजिक चला रहे हैं, साथ में आप 4 काम कर रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, ये तो आपको सेंस हो ही रहा होगा इतने दिनों में बैठ करके कि ध्यान अगर कहीं और चला गया तो फिर कुछ भी सुनाई नहीं देता है, हमको कोई बात नहीं हो पाती। तो पहला काम है कि हम घंटे भर का समय निकाल करके कुछ पढ़ सकें, कुछ सुन सकें, और बहुत सारे मटेरियल इसमें अवेलेबल हैं। सबसे पहले क्या सुने का उत्तर अगर आप पूछेंगे तो जिस शिविर में आप बैठे हैं ना, उसी परिचय शिविर को आप सुनेंगे ना, तो ज़्यादातर बातें आपको दिखाई देंगी जो आप नहीं सुन पाए रह करके। ज़्यादातर, थोड़ा बहुत नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ज़्यादातर बातें ऐसी सुनाई देगी जो नहीं सुने। जो लोग बाद में इसकी गोष्ठी फॉलोअप में भागीदारी करते हैं ना, उनको बहुत बार ये लगता है कि अच्छा शिविर में ये बात भी हुई थी क्या है। 80% हाँ, ऐसा स्थिति होता है। तो पहला चीज तो वही सुनना होता है। उसके आगे देखिएगा तो परिचय शिविर के आगे हम लोग एक अध्ययन बिंदु शिविर करते हैं। हमारा तो सबको सजेशन होता है कि 2-3 अलग अलग लोगों के परिचय शिविर ही सबसे पहले सुने, क्योंकि एक बार में बहुत सारा ऊपर से चला जाता है। अलग अलग लोगों का सुनते हैं तो अलग अलग तरह से वो बैठता है ठीक से। तो एक स्टेप तो है 2-3 परिचय शिविर सुनना। आगे देखिएगा क्या पढ़ें या सुने तो अध्ययन बिंदु शिविर है जो उसके बाद करते हैं। आगे क्या पढ़ें और करें तो 2 तरह की चीज़ें हम करते हैं। सारी पुस्तकों को पढ़ाने का काम करते हैं, एक एक करके सारी, इस दर्शन की करीब 10 पुस्तकें हैं जिसके अध्ययन के सेशंस चलते हैं, उसको पढ़ने का काम करते हैं। एक मध्यस्थ दर्शन सार सत्र चलाते हैं हम लोग, जिसमें दर्शन की मुख्य बातें क्या हैं पूरे को समेट के निष्कर्ष को मानस में स्थिर करने के लिए उसको चलाते हैं। ऐसे ही एक अभ्यास सत्र चलाते हैं कि सारी सूचना के बाद भी अपने जीने में कैसे उतारें और उसमें कमियां हों तो कैसे भरें। मैं तो इन दिनों एक संवाद का सत्र चला रहा हूँ कि कम्युनिकेशन को भी सटीकता से करने जाएं कठिन से कठिन परिस्थिति में, तो उसको भी कैसे ठीक से कर सकें। ऐसा देखेंगे तो ये पूरा सीरीज दिखेगा कि क्या पढ़ सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, क्या जाके शिविर कहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा रेंज है उसका। कहाँ जाके कर सकते हैं को पूछेंगे तो आजकल तो YouTube पर ऑडियो वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप ग्रुप पर कुछ डाल भी देंगे, बाकी वहाँ से आपको खुद ही मिलने लगेंगे। आजकल YouTube स्मार्ट हो गया है, आप जो देखते हैं वही वही आपको दिखाता है, तो वहाँ मिल जाएगा आपको। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो, ऑफलाइन कर रहे हैं तो इसके देश में कई सारे सेंटर हैं। इसका जो सबसे पुराना सेंटर है हम लोगों का वो बिजनौर में है, ठीक है, यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर है। वैसे ही देखिएगा तो कानपुर में, हम जहाँ मैं रहता हूँ वो कानपुर सेंटर है। अदरवाइज देखिएगा तो हापुड़ में आपके सबसे पास सेंटर है, रायपुर में सेंटर है, ठीक है। रायपुर छत्तीसगढ़ में तो 2-3 सेंटर है, रायपुर है, बेमित्रा है, बेमित्रा में भी सेंटर है। ऐसा अलग अलग जगहों पर सेंटर है जहाँ होता है। जहाँ सेंटर नहीं भी है, दिल्ली जैसा, भोपाल जैसा, हैदराबाद, बेंगलोर, इन सब जगहों पर भी, हिमाचल, इन सब जगहों पर भी वर्कशॉप्स कर रहे हैं, आज के दिन कर रहे हैं। तो डिटेल्स आपको हमेशा ग्रुप्स पे मिल जाएंगे। जहाँ भी अवसर बने, अनुकूलता बने, आप ऑफलाइन जाके कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि घंटे भर का टाइम निकाल के पढ़ सकें, सुन सकें। अगला काम जो करना होता है वो ये कि 10 मिनट का टाइम निकाल करके उसके निष्कर्षों को नोट करके एक डायरी मेंटेन करें। वो अगर नहीं करेंगे ना तो इधर से बातें सुनते हैं, 2-4 दिन रहती है, इधर से निकल जाती है। आप अगर घर जाके इस शिविर को रोज़ सुन के उसकी एक निष्कर्षों को नोट करने का काम नहीं करेंगे ना, तो 3 महीना बाद आपको लगेगा कि शिविर में जाके कुछ बहुत उपलब्धियां नहीं हुई। सपोर्ट नहीं देंगे फॉलोअप में
तो कुछ ज़्यादा उपलब्धि नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली है। तो इतने के साथ देखेंगे ना, तो 10 मिनट का टाइम निकाल करके उन निष्कर्षों को मार्क करने की ज़रूरत होती है, ताकि वो हमारे पास सुरक्षित रह सके और उसको रिविजिट करके वो मेरे मानस में स्थिर तो हो सके। एक बार वो किए ना, तो उस निष्कर्षों के आधार पर आज के सिचुएशन में हम जिए कैसे, आज की परिस्थिति में हम जिए कैसे, इसका उपाय सोचना होता है। आपने सुन तो लिया, सम्मान पूर्वक जीना ठीक है, आपको लगा भी कि हाँ भाई बात ठीक है, लेकिन अब आज जो आपके सिचुएशन है, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, काम करने की जगह पर, बाजार में, वहां सम्मान को इंश्योर करते हुए रास्ता कैसे निकालें। अभी तो हम गुस्सा करके रास्ता निकाल रहे हैं, अभी तो हम विरोध करके रास्ता निकाल रहे हैं, अभी तो हम अपमान करके रास्ता निकाल रहे हैं, अभी तो हम झगड़ा करके रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन एक बार समझ में आ गया कि ठीक जीने का डिजाइन यही है, तो विश्वास, सम्मान, स्नेह और प्रेम के साथ अब रास्ता निकालने की बात करेंगे ना। वो निकाल पाए तब तो समाधान है, वो नहीं निकाल पाए तो कौन सा समाधान। फिर तो ये होगा कि क्लासरूम में बोलते समय विश्वास सम्मान, जीते समय वही पुराना कचरा, वही पुराना कचरा। और जो लोग इस काम को नहीं करते हैं ना, 10 दिन आपका हो गया हो कि 10 साल हो गया हो, जीने में बदलाव नहीं होगा। हमारी हालत उस बच्चे की तरह होती है जिसको पूछिए कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताओ, वो तुरंत लिख देगा। उसके आधार पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने दे दीजिए, वो ऐसा मुंह देखेगा। तो थ्योरी तो हम बोल देंगे, एप्लीकेशन खाली रह जाएगा अगर ये सोचने का काम नहीं करेंगे तो। उसी में से एक हिस्सा ये करना होता है कि पहले जिन सिचुएशन में मैं नहीं जी पाता था, वहां अब मेरा रिस्पॉन्स का तरीका क्या हो कि चीजें ठीक हो जाएं। उदाहरण के लिए, आपने 15 दिन पहले हमको किसी बात पर नाराजगी व्यक्त की, ठीक है, और मैं उस पर रिएक्टिव होके आपको और सुना दिया। आपने किसी बात पर हम पर नाराज हुए, मैं रिएक्ट होके और सुना दिया, हमारा झगड़ा बढ़ गया। हमको रुक के ये देखना होता है कि आपने जो वो बात कही थी उसको मैं कैसे सुनता और कैसे बोलता कि आपके गुस्से पर भी पानी पड़ जाता और वो ठंडा हो जाता। और ये काम को करेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा जिंदगी में नई परिस्थितियां बहुत नहीं आती हैं हम लोगों को, वही सिचुएशन हर बार घूमते रहते हैं। फर्क इतना ही है कि जो ऑफिस में काम करते थे पहले ये स्टाफ नहीं सुनता था, वो स्टाफ नहीं सुनता है। घर में जब जी रहे हैं तो पहले माताजी से ये था, अब पत्नी से है, अब पति से है, अब बच्चे से है। पत्नी से कल इस मुद्दे पे था, आज इस मुद्दे पे है, परसों उस मुद्दे पे है। तरीका निकाल लेते हैं हम 2, 4, 5 मुद्दों पर, तो बाकी मुद्दों पर भी हमको रास्ता मिलने लगता है और अपना कॉन्फिडेंस ठीक हो जाता है कि मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, वो कॉन्फिडेंस आता है। तो इस तरह से लास्ट में देखेंगे ना, तो हमारे पास समझने के संदर्भ में कुछ निष्कर्ष होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मानव जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है, ये एक निष्कर्ष है। पूरी प्रकृति एक व्यवस्था है, ये एक निष्कर्ष है। अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक है, ये एक निष्कर्ष है, ठीक है, निष्कर्ष है। तो समझने के संदर्भ में निष्कर्ष, वैसे ही जीने के संदर्भ में निष्कर्ष। ये कंक्लूजन हमारे पास होना जरूरी है। पहला पार्ट तो ये है जहां से हमको आपको काम शुरू करना होता है, जब भी करें तो कि ये चयन से तो शुरू हो, चूज करके इनपुट लेंगे ठीक, तब तो अंदर प्रोसेसिंग का कुछ काम होगा। ये इनपुट ही नहीं लेंगे तो आगे प्रोसेसिंग कहां से होगा। सेकेंड पार्ट है कि ये निष्कर्ष एक बार अपने हाथ में है ना, तो दिन भर में जब जिस काम को कर रहे हैं तब उससे जुड़े कंक्लूजन को होशपूर्वक आचरण में लाना। उदाहरण के लिए, आपको अभी समझ में आ गया कि भोजन तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए ही ठीक है, स्वाद के लिए ठीक नहीं है।
ये यहाँ क्लास में समझने से काम चलेगा या लंच और डिनर में जब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए प्लेट में खाना डाल रहे हैं तब याद रहने की जरूरत है? ये समझ में आता कि उस समय अगर ये होश होगा कि भोजन स्वास्थ्य के लिए है न कि स्वाद के लिए, तब तो अप्लाई होगा। यहाँ तो बात हो गई कि सुनाने के पहले सुनना होता है। ये यहाँ चलने से चलेगा या घर में जब पति या पत्नी कुछ कह रहा हो वहां ध्यान रहेगा तब सुन पाएंगे? ठीक है, नहीं तो वाक्य पूरा नहीं होगा कि फिर पिछले जैसा जवाब दे देंगे। जितने सिद्धांत हमने व्यवहार के सुने, अगर यहाँ कंक्लूजन में उसको लिख के रखेंगे, उसको रोज पलट के देखने का काम करेंगे, तब तो आपको जीते समय वो होश में रहेगा। नहीं तो होश में ही नहीं रहेगा कि सुनने के बारे में जो बात कही थी वो होश में भी नहीं रहेगा। और आजकल तो एआई का जमाना है जी, बहुत सारी चीज़ों को आप करेंगे ना तो एआई उसमें बहुत सपोर्ट कर देगा आपको, समरी बनाने में, कंक्लूजन्स निकालने में। उन कंक्लूजनों को देखना तो आप ही को होगा, वो एआई नहीं देख देगा आपके बदले। लेकिन नेक्स्ट काम ये करना होता है कि व्यवहार के समय व्यवहार का निष्कर्ष ध्यान में रहे, खाना खाते समय खाना खाने का निष्कर्ष ध्यान में रहे, बाजार गए हैं सामान खरीदने के लिए तो सदुपयोग ध्यान में रहे, खाना बना रहे हैं तो बनाने का नियम ध्यान रहे, अकेले बैठे हैं तो विचार समाधान का है कि समस्या का ये ध्यान रहे, भाव स्नेह का है कि विरोध का ये ध्यान रहे। इसकी जरूरत होती है। आप बिल्कुल ठीक था। एआई से मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था सरल का, कि सरल कैसे बने उसमें, तो आपने कहा आगे के शिविर में बताएंगे। तो मैंने एआई से पूछा, उसको मेरी पास्ट हिस्ट्री पता है, उसने बिल्कुल मेरे लाइफ के एग्जांपल्स देते हुए उसने बताया यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स हो, यहाँ पे आप सरल ऐसे बन सकते हो, ये तरीके हैं। 4 पेज उसने मुझे सर्च कर दिया है ना। और आजकल तो बहुत सारे लोग मध्य दर्शन में भी इसको कस्टमाइज कर रहे हैं कि दर्शन का सारा इनपुट उसको दे दीजिए और उसके बेसिस पे पूछिए, ठीक है। फिर वो कोशिश करता है उससे मैच करा के उत्तर देने का और बहुत सारा परफेक्ट देता है, बहुत सारा परफेक्ट देता है। तो नेक्स्ट काम ये है कि जब जिस समय का काम कर रहे हैं ना, तब उससे जुड़े निष्कर्षों को होश में लाएं। इसी का एक हिस्सा मैं हर बार कहता हूं कि कठिन सिचुएशन, जहां मान लीजिए आप बार बार बिगड़ जाते हैं, मान लीजिए वो व्यक्ति सामने आता है और आप परेशान हो जाते हैं या उसके साथ बात करने में उलझ जाते हैं, उन सिचुएशन में जाने के पहले 5-7 मिनट का ब्रेक लेकर के हमको सारे निष्कर्षों को ध्यान में लेके आ जाना होता है। और ये निष्कर्ष इस बात का नहीं ला रहे हैं कि ये कहेगा तो ये पलट के जवाब देंगे। निष्कर्ष ये है कि ये कहेगा तब भी उसको सुनेंगे कैसे, ठीक है, भाव को कैसे ठीक बना के रखेंगे और बोलेंगे कैसे कि आग न लगे दूसरे को। तो ये कोई अपने को सही प्रूव करने का और दूसरे को गलत प्रूव करने की बात नहीं है। ये तो सम्मान और स्नेह को बनाए रखते हुए हम सब की जो स्थिति है उसके बीच से जीने का रास्ता निकालने की बात है कि हम सब जागृति के जिस स्तर पे भी खड़े हैं, अलग अलग स्तर पे रहेंगे ही। एक परिवार में भी लोग समझदारी के अलग अलग स्तर पे ही हैं, समाज में भी अलग अलग स्तर पे हैं। ये अलग अलग स्तरों पर होते हुए भी हमारे साथ जीने का रास्ता कैसे निकले, ये सोचने की जरूरत है, न कि एक दूसरे को बेकार, नालायक, निकम्मा, बेवकूफ, नकारा सिद्ध करने की जरूरत है। तो पहला काम है सुनना। अगर सुनेंगे ही नहीं तो सूचना ही नहीं मिलेगी। सुनेंगे, उसका निष्कर्ष लिखने का काम नहीं करेंगे, 15 दिन बाद आप सब भूल जाएंगे कि पहले दिन क्या सुने थे। सुनेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, लेकिन आज के सिचुएशन में अप्लाई कैसे करें इसको सोचने का काम नहीं करेंगे। थ्योरी आपको बहुत आएगी, एप्लीकेशन भाग आपका खाली दिखेगा, खाली दिखेगा। इतने के साथ जब जिस काम को कर रहे हैं तब उसको होश के साथ, सजगता के साथ नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, बाद में याद आएगा, पछताएंगे बाद में, ठीक है।
जितना ज़्यादा होश रहेगा उतना उस समय ठीक होगा, नहीं तो बाद में रिग्रेट करेंगे, गिल्ट होगा। कठिन परिस्थितियों में जिसके साथ भी, बच्चे के साथ संवाद बिगड़ जाता हो, पति के साथ बिगड़ जाता हो, पत्नी के साथ बिगड़ जाता हो, ऑफिस में बॉस या सबऑर्डिनेट के साथ बिगड़ जाता हो, ठीक है, ड्राइविंग में मन खराब होने लगता हो, जाने के पहले 5-10 मिनट का समय लेकर के उन नियमों को ध्यान में ले आएं जिसके आधार पर हम वहाँ ठीक से जी सकते हैं, हम ठीक से जी सकते हैं, हम संतुलित रह सकते हैं। वो नियम को ध्यान में ला करके फिर उस सिचुएशन में जीने जाएं। तो पहला काम है ये सुनने का, निष्कर्ष का, जीने में कैसे अप्लाई करें उसका। दूसरा है दिन भर उसको होशपूर्वक करने का। ये काम है जो हम में से हर एक को खुद ही करना होता है, दूसरा कोई आपके बदले नहीं कर देगा। ये संभव नहीं है खाना आप खाएं पेट मेरा भरे, संभव नहीं है। ये काम तो हम में से हर एक को खुद ही करना होता है और अपने स्पीड से करना होता है। वहाँ सुविधा है, जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ना, किताब पढ़ रहे हैं, सुविधा है, आप पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, रुक के पीछे जा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। यहाँ नहीं कर पाते ऑफलाइन में। कई बार मैं आपका ध्यान कहीं चला गया, उतनी देर में मैं 4 बातें बोल जाऊंगा, लेकिन वहाँ तो आप आराम से वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है, जो करना हो वो कर सकते, सोच सकते, लौट के फिर से आ सकते, बैक कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये सब पॉसिबिलिटी है। एक और काम जो करना होता है इसमें व्यक्तिगत रूप से ही, वो है रात को सोने के पहले 10 मिनट का टाइम निकाल के ये देख सकें कि दिन भर में जो जो मैंने सोचा था उसको कहाँ कहाँ कर पाया, कहाँ कहाँ चूक हो गई, ठीक है, ये पहचानना होता है। और चूक हो गई का मतलब यह है कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं फिर से ध्यान दिला दूं, गलती ढूंढना मुद्दा नहीं है, गलत प्रूव करना मुद्दा नहीं है कि मैं गलत था कि वो गलत था। मुद्दा यह है कि चाहे माचिस हमसे लगी तो आगे कैसे नहीं लगे, और अगर अगले ने माचिस फेंक दी तो हम कैसे उसको बुझा सकते थे, ये मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं है ढूंढना कि मेरे तरफ से कितना चूक हुआ और तुम्हारे तरफ से कितना हुआ। मुद्दा ये है कि मेरी तरफ से चूक हुआ तो उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, और अगर अगले की तरफ से कुछ ऐसा हुआ जो ठीक नहीं था तो मैं उसको संतुलित कैसे कर सकता हूँ। तो वो हम सोच सकें और दिन भर में की हुई गलतियों के लिए हम दूसरों को क्षमा कर सकें, अपने लिए क्षमा मांग सकें। और क्षमा मांगने का मतलब गलती स्वीकार सकें। क्षमा मांगने का मतलब कोई सॉरी बोलना भी जरूरी नहीं है। बहुत बार वही होता है, टोन हमारा सॉरी का, कहना हमारा सॉरी होता है, टोन ऐसा होता है कि नालायक, तुमको तो घर का और रिश्ते का कोई मतलब रहने गया है, फिक्र तो हम ही को है, सोचता तो मैं ही हूँ, सोचती तो मैं ही हूँ, जिम्मेदारी तो सिर्फ मेरी ही है, ठीक, चलो बोल देते हैं, तुमको तो अकल आएगी नहीं, घर बचाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं सॉरी बोलने आ गया हूँ या आ गई हूँ। ऐसे सॉरी का कोई मतलब नहीं होता। ऐसा सॉरी अगले को एक थप्पड़ मारने की तरह सुनाई देता है। तो सॉरी शब्द प्रयोग करें भी नहीं करें, मूल मुद्दा है कि हम अपनी गलती को स्वीकार सकें, इस रूप में क्षमा मांग सकें, और दूसरे की गलती को इस रूप में देख सकें कि मूल में वो भी गलती नहीं करना चाहता था। ये बात देख सकें कि वो इस समय दुखी है, परेशान है, पीड़ित है, उस परेशानी के कारण हमको परेशान कर रहा है, न कि हमको परेशान करने के लिए कर रहा है। अगर उसकी अच्छाई की लिस्ट पहले से बना रखे हैं, जो होमवर्क मैंने दिया था, तो उन अच्छाइयों को साथ में देखने का कोशिश करें कि ये 2 चीजें ठीक नहीं किया, ठीक, ये 20 चीजें ठीक भी तो कर रहा होगा। इस जगह से देखेंगे ना तो संतुलन अपने में मिल जाता है। माइक दे दीजिएगा। ऐसे ही फिल्टर करके सुन सकें। अगर मन खराब हो रहा है तो देखें कि क्या कचरा हमने सुन लिया जिसके कारण चीजें बिगड़ गई, और मैं कैसे फिल्टर कर सकता था। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सर, आपने अभी मुझे ये बताया कि हम सामने वाले की, मान लीजिए क्षमा वाली
चीज़ पर ही हम ये देख पाए कि वो अंदर से नहीं चाहता था या कोई भी सिचुएशन ऐसी रही होगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी काम को ना चाहते हुए भी एक हैबिचुअल होते हुए कर जाते हैं। मान लीजिए मुझे नशा करने की आदत है, राइट, एंड मेरे स्पाउस को पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी टाइप का नशा है। अब वो हर बारी आके सॉरी मांग रहा है और मैं हर बारी उसे माफ करूं, तो इस सिचुएशन में क्या करें? हमको पकड़ना पड़ेगा कि किसी जगह पर अगर आप पूछेंगे कि क्या करें, तो ये मुद्दा सॉरी बोलने का नहीं है। आप जो केस कह रहे हैं ना कि अगला अगर वही गलती बार बार कर रहा है तो क्या करें, 2 स्टेप सिंपल करना होता है अगर समाधान के अर्थ में देखेंगे तो। अदरवाइज कुछ नहीं हो तो आपको पता ही है क्या करना होता है, ठीक है। वो उपाय तो आपको सब पता ही है, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। करना 2 स्टेप, हाँ जी, सबको उपाय पता है, ठीक है, शुरू से लेके आखिरी तक। करना 2 स्टेप होता है। पहला ये कि वो बार बार क्यों उसमें उलझ जाता है, इसको पहचानना होता है, और कैसे उसमें से बाहर निकलने का उपाय हो सकता है वो सोचना होता है। उदाहरण के लिए इन लोगों के साथ जाके चीजें बिगड़ जाती हैं, तो मैं सोच सकता हूँ कि शायद काम करने की जगह बदल लो, ठीक है, शायद इन फंक्शंस पर आप जाना छोड़ सकते हैं क्या, ठीक है। ये उपाय सोचने होते हैं कि कहाँ वो फंस जाता है जिसके कारण वैसा हो जाता है। वो सोच के अगर सपोर्ट देने का काम करेंगे ना तो वो धीरे धीरे निकल सकता है। कहीं भी जो तरीका होता है सपोर्ट देने का, वो तरीका ये है कि वो जो बार बार उस गड्ढे में गिर जा रहा है उसकी कौन सी जरूरत वहां दिखती है, उस जरूरत के पूरा होने का अल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप मूवी देखने जाते हैं, साथ में 4 बुराई लेके आते हैं, तो मनोरंजन के लिए और क्या चीजें हो सकती हैं मूवी के अलावा, उसको सोचने पर बात हो सकती है। और ऐसे क्रिएटिव वेज में सोचने जाते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। उपाय ये है। सर, ओवरथिंकिंग से कैसे बचा जाए? 1 मिनट आता हूं उस पर, मुझे एकदम ध्यान में है। मैं जब भी आपको देखता हूं तो हमको प्रश्न याद आ जाता है। उसके पहले 2 बात को करके फिर आता हूं। कुछ काम है जो सामूहिक करने की जरूरत होती है। व्यक्तिगत तो हमने किया जो करना था, सामूहिक भी कुछ चीजों को हम करते हैं ना, तो व्यक्तिगत रूप से जो हमारे डाउन्स आते हैं बहुत बार लाइफ में, वहां हमको दूसरों से सपोर्ट मिल जाता है। तो वीक में कुछ साप्ताहिक या मासिक मीटिंग में हम भागीदारी कर सकें, उसकी जरूरत दिखाई देती है, ताकि साथ साथ अध्ययन और चर्चा हो सके। जिनके घर में रोज उसके लिए अवसर है रोज भी कर सकते हैं, लेकिन घरों में रोज अवसर नहीं हो तो कम से कम वीकली और मंथली बेसिस पर तो हम मिल करके कुछ भागीदारी कर सकें। जिनको ऑफलाइन अवसर है ऑफलाइन, जिनको नहीं है वो ऑनलाइन, ठीक है। तो आपका रास्ता निकल जाएगा। इसी तरह से अगर आप सोचने का काम कर रहे हैं और आपके पास अनुकूलता है, तो परिवार में तो सार्थक भागीदारी हम में से हर किसी को करने की जरूरत है। परिवार में सार्थक भागीदारी के बिना एक भी आदमी परिवार का आपको समझदार नहीं मानेगा। तो अगर आप परिवार में कुछ भी अच्छा करने में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो जो समझे हैं उसके आधार पर अपने जीने में बदलाव लाके मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकें परिवार में, इसकी जरूरत दिखती है। इसी तरह से जिनके पास अवसर हो या जो कर सकते हैं, धीरे धीरे हम सब कर सकें कि समाज में सार्थक भागीदारी की जगह से भी हम कुछ समय और प्रयास लगा सकें। क्योंकि समाज में समस्याएं हैं तो सिर्फ शिकायत करते रहेंगे हम एक दूसरे से, या कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेकर के हम कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे उसमें, ये सोचने की जरूरत है हम सबको। इतना 2 काम मैं कहूँगा, एक अपना साप्ताहिक मासिक मीटिंग, दूसरा परिवार और समाज में कुछ सार्थक भागीदारी। आप किसी सेंटर में जाके किसी शिविर के ऑर्गेनाइजेशन में भी 8-10 दिन वॉलंटियरिंग करते हैं, भागीदारी करते हैं ना,
बहुत सारी चीज़ों को जांच परख करने का अवसर मिल जाता है आपको। अलग अलग परिस्थितियों में संतुलित असंतुलित रहने का अभ्यास करने का अवसर मिल जाता है आपको। आप जब तक टेबल के उस साइड पे हैं ना, एक तरह से अभ्यास होता है। वॉलंटियर में आप जैसे ही आ जाते हैं ना, दूसरी तरह से अभ्यास होता है, क्योंकि सामान्य रूप से आप संस्थान में आएंगे ना, जो रहने वाले लोग हैं, आप कैसा भी व्यवहार करें अगले को ठीक ही करता होता है, वो ठीक ही करेगा आपके साथ। लेकिन आप टेबल बदल के दूसरे साइड आ गए, अब दूसरा आपके साथ खराब व्यवहार कर सकता है जो आ रहा है, आपको संतुलन का अभ्यास करने का अवसर मिल जाता है। तो ऐसे व्यवस्था में भागीदारी के कुछ कामों को करते हैं ना, तो वहां से हमको संतुलन मिलता है, संतुलन मिलता है। तो मैं फिर से समेट के कह दूं, अपने लिए कुछ समय निकाल के पढ़ना सुनना, उसकी समरी बनाना, उसको जीने में अप्लाई करने के लिए सोचना कैसे करें, दिन भर होश पूर्वक उसको अप्लाई करना, रात में सोने के पहले हिसाब लगा पाना कि कहाँ कर पाए कहाँ नहीं, और जहाँ नहीं कर पाए वहाँ गलत कौन ये नहीं ढूंढना है, बल्कि इस परिस्थिति को ठीक करने के अर्थ में मैं क्या कर सकता था, कर सकती थी, ये करना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी गलती है इसलिए मैं कर रहा हूँ। गलती भले सामने वाले की होगी, किसी की भी होगी, मैं अपने को सुरक्षित रख के अगले की आग बुझाने के लिए क्या कर सकता हूँ, ये जिम्मेदारी के अर्थ में सोचने की बात है, न कि मैं गलत हूँ इसीलिए हमको करना है। कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि बार बार हम ही को क्यों करना, मैं ही गलत हूँ क्या? बिल्कुल नहीं गलत है जी, लेकिन अगला आग में जल रहा है तो क्या करें, कूद पड़े कि कम से कम अपनी सुरक्षा तो कर ले। फिर बुझा सकते हैं तो बुझा भी देंगे, नहीं भी बुझा सकते हैं तो कम से कम अपना फायर प्रूफ जैकेट ठीक करके अपने को तो सुरक्षित रख लें। ये स्टेप हमको सोचना होता है। और सामूहिक रूप में दो चीजें, वीकली और मंथली मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकें, बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट दिखाई देगा आपको। और दूसरा, किसी जगह पर परिवार में और समाज में सार्थक भागीदारी को सोचना शुरू करें इस बेसिस पर, तो धीरे धीरे आगे का रास्ता खुल जाएगा। तो करना ये होता दीदी। अब जो बात भैया ने कही ना ओवर थिंकिंग की, देखिए विचार तो हर किसी के अंदर 24 घंटा ही चलता है। 24 घंटा मतलब जितनी देर भी वो जगा हुआ है उतनी देर तो पक्का चलता है, ठीक। तो समय तो लगता ही है उतना, ठीक, उतना ही समय सबको लगता है, ठीक। ओवर थिंकिंग में दो में से एक चीजें होती हैं, या तो समस्या का विचार चल रहा होता है, निगेटिविटी का, नकारात्मकता का विचार चल रहा होता है, तो वो ठीक नहीं है। नकारात्मकता का विचार चल रहा होता है तो वो ठीक नहीं है। तो करना क्या होता है, सकारात्मकता को सुनने पढ़ने का काम करेंगे। तो अब अगर किसी से कुछ बहस हो भी गई मान लीजिए आपकी, तो अब विचार ये नहीं चलेगा कि उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं ऐसा बोल देता तो ज्यादा ठीक रहता, अगली बार ऐसा कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा। इसमें विचार नहीं जाता है। विचार किस बात में जाएगा, उसकी नीड क्या थी उस समय, उसको पहचानने का काम कर सकें। नाराजगी से बोला इसका मतलब वो दुखी, परेशान और पीड़ित हो गया और उसको कोई उपाय नहीं दिखा इसलिए करने आया। चाहता तो नहीं है वो भी नाराज होना। अच्छा, उसकी नीड को हम ऐसे सुन लेते तो कैसे हम रिस्पॉन्ड करते, ठीक। इस डिजाइन में जो हमारा थॉट प्रोसेस चलता है ना, थोड़ी देर में सॉल्यूशन मिल जाता है। ये जो सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना, इसलिए विचार उलझा रहता है उसमें। जहां जहां भी आपको जिंदगी में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो सब जगह आपका विचार उलझा रहेगा और बार बार वो मानस में आएगा ही, क्योंकि जीवन समाधान चाहता है, समस्या को चाहता ही नहीं है। तो हर बार ओवर थिंकिंग में ये प्रॉब्लम है, और समाधान भी उसका यही है कि उसको हम सार्थकता के अर्थ में टर्न कर दें। जैसे ही समाधान मिलेगा हम उससे फ्री हो जाएंगे। समस्या के रोने गाने में हम उलझ जाते हैं, इसलिए वो फंसता है। दूसरा जो करना होता है वो ये कि जिस चीज पर भी हमारा इतना ज्यादा विचार चल रहा हो ना, रुक के एक सवाल पूछना होता है, इज इट रियली दैट इम्पोर्टेंट टू मी? क्या ये मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है जिसपे मैं सुबह से शाम तक लगा हूं, ठीक है?
क्या ये इतना जरूरी है? ऐसा तो नहीं है कि इसके चक्कर में 4 और जरूरी चीजें भी मेरी छूट रही हैं। सिर्फ ये सवाल पूछना शुरू कर दीजिए कि व्हाट इज माय प्रायोरिटी एंड दिस, ये जो जिस टॉपिक पर अभी हम बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं उसका प्रायोरिटी क्या होगा। ये जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं ना, ठीक, रुक जाता है, उस तरफ जाने से मन हट जाता है। तो करना ये काम होता है। पूछिएगा कि क्या करना होता है, तो इतना करना होता है। लौट के मैं आखिरी लाइन को कह के क्लोज करता हूं कि पूरे सेशन को देखेंगे ना तो सही की सूचना को हम अपने में ग्रहण करके समझ सकें, इसका नाम अध्ययन है। और उसको अपने रोज के जीने में होश पूर्वक उतार सकें, इसका नाम अभ्यास है। तो सही को ठीक ठीक जांच परख करके, ऑब्जर्वेशन से, लॉजिक से, रीजनिंग से, निरीक्षण करके, परीक्षण करके, सर्वेक्षण करके सच्चाई को समझ सकें। और वो सच्चाई जो अस्तित्व की कभी ना बदलने वाली सच्चाई है। ठीक है, मानव सुखी होना चाहता है, ये हर मानव के लिए सही है। प्राण अवस्था का धर्म पुष्टि है, ये हमेशा ही सही है। उन सच्चाइयों को समझने का काम हम कर सकें, ये अध्ययन है। और उन मूलभूत सच्चाइयों के आधार पर अपने जीने को सजा सकें, इसका नाम अभ्यास है। तो करने का जो काम बचता है वो तो अध्ययन और अभ्यास, ये 2 ही बचता है, जिसको हमको क्रमबद्ध ढंग से करना होता है। और हर थोड़े समय में जब अवसर अनुकूलता मिले, 6 महीने में एक शिविर आप एक फॉर्मेट का करते रहें, बीच बीच में इसको सुनते रहें, तो जिंदगी में आपको 1-2 साल में एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। दिल्ली की व्यस्तता के बावजूद आपने समय निकाल लिया, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, ममता नाम है मेरा। दिल्ली में ही टीचर हूँ मैं, और एक माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ, बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ। और जीवन विद्या से जुड़े हुए मुझे ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 साल हो चुके हैं। और मैं ये कहूँगी कि जीवन विद्या से जुड़ के मेरे अपने पर्सनल लाइफ में, मेरे परिवार में और समाज में, मैं जहाँ पर काम कर रही हूँ, स्कूल में जहाँ भी मैं जाती हूँ, जिस भी स्कूल में, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि बहुत शांति आ गई है, बहुत तृप्ति महसूस करती हूँ, बहुत खुशी महसूस करती हूँ। जीवन मुझे पहले बोझ जैसा लगता था, संबंधों में भी कुछ समस्याएं थी, और नौकरी को ऐसा लगता था कि सिर्फ एक पैसे कमाने के लिए एक सिर्फ हम एक मशीन की तरह बस वही रूटीन जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन अब मैं हर चीज़ को एंजॉय करती हूँ। अब मैं महसूस कर पाती हूँ कि ये एक माध्यम है जिसके थ्रू जो मैंने यहाँ सीखा वो मैं अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से डिलीवर कर सकती हूँ। तो वो जो तृप्ति महसूस होती है, वो जो शांति अच्छी महसूस होती है, वो जो मैं अपने स्टूडेंट्स के थ्रू उनके परिवारों में जो प्यार प्रेम देख पा रही हूँ, माँ का अपने बच्चों के साथ, पिता का अपने बच्चों के साथ, फिर वो पेरेंट्स जो फीडबैक देते हैं कि मैम आप ऐसा क्या करा रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो पहले भी स्कूल में पढ़ रहे थे। तो कुछ पेरेंट्स तो ऐसे आते हैं कि मैम आपके सेक्शन में ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे दूसरे सेक्शन के कोई बच्चे किसी दिन मेरी क्लास में आ गए हैं, और मैं जैसे कराती हूँ, जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो तो मुझे कराना ही है, लेकिन साथ में वो जीवन विद्या की रोशनी में वो अपने आप ही आता चला जाता है जब हमारी समझ होती है। सपोज़ एक मदर्स डे की एक्टिविटी थी, तो वो मदर्स डे कुछ स्कूलों में एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मदर्स का कार्ड बनवा देंगे, सिर्फ इस तरह से। और मैं बिल्कुल बच्चों के, बच्चों हमारी माँ हमारे लिए क्या क्या करती है उसके बारे में डिस्कशन करना, उसके एक बहुत अच्छी पोम के थ्रू उनको समझा देती हूँ। फिर वो घर जाके जब अपने पेरेंट्स को ये सब बात बता रहे हैं, वो पोम जब उसको बार बार अपने घर में गा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मम्मी के साथ बच्चों का कितना अच्छा लगाव हो जाता है। और यही तो न्याय है। संबंधों में अगर उभय तृप्ति होगी, संबंधों में जब आपस में हम खुशी महसूस करेंगे, यही तो हमारे जीवन का असली लक्ष्य है। तो मतलब मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ, और मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ, और मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके इससे जोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में जीवन जीने की प्रेरणा मिली है। आई एम वेरी हैप्पी। जय हिंद। थैंक यू। मध्यस्थ दर्शन के सूत्रधार आदरणीय
ए नागराज जी को मेरा नमन। मेरा नाम गणेश खन्ना है और मैं भारत सरकार से रिटायर हुआ हूँ, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से। तो पिछले लगभग 5-1 साल पहले मैं जीवन विद्या के संपर्क में आया। तो जब संपर्क में आया तो धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि ये दर्शन कितना विशाल है और कितना स्पष्टीकरण देता है जीवन के बारे में। तो बड़ी शानदार उपलब्धि के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि जीवन विद्या को जानने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। तो मैं ये जान पाया कि जीवन है क्या, मैं क्या हूँ, इस अस्तित्व के बारे में मालूम पता लगा। और इसके साथ साथ ये भी पता लगा कि ये जो अस्तित्व है वो सह अस्तित्व है, यानी कि हम एक दूसरे के साथ ही हैं, जुड़े हुए हैं। और तीसरा फिर करना क्या है, इसके बारे में भी बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण हुआ। न्याय, धर्म और सत्य के बारे में जो चीज़ें पता लगी वो अपने आप में विशेष थी और इन्होंने ही मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन किया। तो कुछ चीज़ों के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य जो है वो समाधान बन गया। समृद्धि मुझे समझ में आई। ज़्यादा के पीछे भागने की बजाय इतना हो कि जिससे मेरा भी काम हो जाए और मैं किसी की कुछ मदद भी कर पाऊँ। भय मुक्त हुआ, क्योंकि जब जीवन के अमृतत्व के बारे में पता लगा तो पता लगा कि जीवन को तो मरना ही नहीं है और शरीर नश्वर है, ये शरीर आता जाता रहेगा। तो जीवन के अमृतत्व को प्राप्त करके जीवन और मृत्यु का भय भी खत्म हो। बहुत सारी चीज़ें जो घर में कमी ज़्यादा, इन सब चीज़ों के भय भी खत्म हो गए, चीज़ों को खोने के भय भी खत्म हो गए और सब अपने लगने लगे। ये जो अनन्यता और ये प्रेम जो है, ये जीवन विद्या की देन है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो ये शिविर बड़ा शानदार रहा। 1 हफ्ते का रहा। 1 हफ्ते का जो शिविर 3 तारीख से 9 मई तक, आज अंतिम दिन है, बहुत ही शानदार रहा और इसमें बहुत कुछ और सीखने को मिला। और उम्मीद है इस सीख के साथ हम समाज को और ज़्यादा अपना योगदान दे पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अंकित यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आया हूँ और मैंने ये 7 दिवसीय जीवन विद्या का शिविर ज्वाइन किया था। और इसको ज्वाइन करने के बाद मेरा एक जो दृष्टिकोण है समाज को देखने का, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो ठीक हुआ है। और मैं समझ पाया हूँ कि अब हमें समाज में अपने संबंधों से, अपने परिचितों से, अपने घर वालों से किस तरह से व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार कैसे करना है। और अगर कुछ विवाद की स्थिति पैदा होती है या कुछ ऐसा होता है जो हमें असहज करता है या हमारे सामंजस्य को बिगाड़ता है, तो उसको कैसे संभालना है और समाज में विश्वास के साथ, एक आनंद के साथ, खुशी के साथ कैसे जिया जाए। बहुत सारे सूत्र समझ में आए जो शायद हमारे उपनिषदों और दूसरे ग्रंथों में भी होंगे, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से श्याम भाई हैं जो इस शिविर को ले रहे हैं, तो उन्होंने जो समझाया है मुझे बहुत अच्छा समझ में आया है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें अप्लाई भी करना शुरू की हैं। मैं शाम को घर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा परिवर्तन है और मैं इसको निरंतर अब अभ्यास से और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और आनंद आ गया, मतलब मज़ा आया आके। बहुत अच्छे लोग भी मिले और फिर बहुत अच्छा कुछ सीखने को भी मिला है। नमस्ते, मेरा नाम सम्यक है और मैं SGTV खालसा कॉलेज में पढ़ता हूँ और दिल्ली के यमुना विहार से मैं आया हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर मुझे, और यहाँ जीवन विद्या शिविर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी नए अनुभव जानने को मिले, कुछ नया सीखने को मिला। रिश्तों को, मतलब रिश्तों को कैसे मैनेज किया जाए, मेंटेन किया जाए। और इमोशनल इंटेलिजेंस भी मैंने सीखा कि हमको किस तरीके से लोग बात करनी चाहिए और भावनात्मक रूप से भी हमको, मतलब भावनात्मक रूप से भी जागरूकता हमको होती है। और मुख्य रूप से मुझे यही समझ में आया कि हमें आपस के भावनाओं में समझने की आवश्यकता है। हालांकि मशीनों में तो हमने काफ़ी महारत हासिल की और भावनाओं पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। मैं संजय कुमार शर्मा दिल्ली द्वारका से हूँ। जीवन विद्या के परीक्षा शिविर में यहाँ मैं श्याम भैया के अध्ययन सानिध्य में सुनने के लिए आया। इससे पहले 5 साल पहले मैं इस शिविर से जुड़ा था। तो मैं परिमार्जन रूप में अगर अपने जीवन में देखूं तो समझ के रूप में काफ़ी परिमार्जन मैं अपने अंदर देख पाता हूं।
जो मेरे व्यवहार में और पारिवारिक परिस्थितियों में और आसपास समाज की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में वो वहाँ कैसे व्यवहार करना है और किस तरह से रहना है, वो मैं ठीक से समझ पा रहा हूँ और व्यवहार में ठीक से कर भी पा रहा हूँ। बाकी मैं अपने जो 5 परिस्थिति मानव की अगर हम देखें, मानव, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के बीच में, उनके बीच में समानता, अब मेरे विचार, अनुभव, कार्य, व्यवहार के बीच में संगीतमय था को जब मैं देखने जाता हूँ तो अपनी समझ से मैं अपने विचार को नियंत्रित कर पाता हूँ। उस विचार से जो मेरा कार्य व्यवहार है वो नियंत्रित मुझे होता हुआ दिखाई देता है। तो समझ के रूप में बहुत अच्छा एक प्रयास है और ये RJS पॉजिटिव मीडिया एक अच्छे चैनल के रूप में उभरा है। मैं चाहता हूँ आप सभी इसको सब्सक्राइब करें। RJS मीडिया का एक सार्थक प्रयास मैं देख पा रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इस तरह की प्रयास वो कर रहे हैं सार्थकता के अर्थ में, ताकि समाज तक किस तरह से जीवन विद्या का प्रचार प्रसार हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। इसके लिए मैं RJS मीडिया ग्रुप का बहुत आभारी हूँ। सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।